ली फैन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने चाय की एक धीमी चुस्की ली और झो केबाओ की तरफ देखा। तुम मुझसे उम्मीद तो नहीं कर रहे हो कि मैं तुम्हारे द्वारा गबन की गई सामग्री वापस खरीद लूंगा, है ना? हालांकि मैं अपेक्षाकृत संपन्न हूं, पर मेरा योगदान यूं ही नहीं टपका। और ये सामग्री सिर्फ अमर नगर के निर्माण के काम आती है और किसी काम की नहीं। झो केबाओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं इतना कृतघ्न होने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसने सावधानी से ली फैन की ओर देखा और चापलूसी भरे अंदाज में थोड़ा झुकते हुए कहा, दरअसल मैं आपके पास शांतिपूर्वक चीजों को सुझाने के इरादे से आया था। अचानक ली फैन ने अपने चाय के कप को जोर से मेज पर पटक दिया, जिससे झो केबाओ तुरंत रुक गया। उसका शरीर अकड़ गया। ली फैन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में हत्या का भाव चमक रहा था। शांति से मामला सुलझाना, पहले तो तुमने ऐसा सोचा ही नहीं था। इतनी सारी सामग्री का गबन, खासकर तब जब मैंने सैन्य आदेश देने का वादा किया था। ली फैन, तुम मुझे मौत के कगार पर धकेल रहे हो। झो केबाओ ने घबराहट में अपने हाथ हिलाए। कांपते हुए उन्होंने समझाया, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं कसम खाता हूं, शुरू से आखिर तक हम बस कुछ वित्तीय लाभ चाहते थे। ली फैन उदासीन बने रहे। उन्होंने शांति से जवाब दिया, बातें अब इतनी आगे आ गई हैं और मैं आपसे और बहस नहीं करूंगा। यह सुनकर झो केबाओ का चेहरा अविश्वास से चमक उठा। लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, ली फैन ने आगे कहा, हालांकि एक बार कांग्यो अमर शहर पूरा हो जाने के बाद सब कुछ उच्च अधिकारियों को सूचित करना होगा। एक भी विवरण नहीं छोड़ा जाएगा। आखिरकार बिना एक भी सामग्री बर्बाद किए अमर शहर को पूरा करना मेरी असाधारण क्षमता का प्रमाण है ना? इस उपलब्धि का दूर दूर तक प्रचार होना चाहिए। यदि दुनिया का हर नगर स्वामी मेरे जितना कुशल होता, तो क्या 10,000 अमर गठबंधन द्वारा 5 बुजुर्गों के संघ पर विजय प्राप्त करना निकट ही नहीं होता? आप क्या सोचते हैं, दाववादी झो? ली फैन ने बिना शर्म के शेखी बघारी। हे, आप मजाक कर रहे हैं, दाववादी, झो केबाओ ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए उत्तर दिया, ली फैन के शब्दों के पीछे छिपे खतरे को पूरी तरह से समझते हुए। अगर आपकी कोई मांग है तो कह दीजिए, हम उन्हें पूरा करेंगे, लेकिन कृपया मामले को और न बढ़ाएं। झो केबाओ ने आश्वासन में अपनी छाती थपथपाई। मैं जो चाहता हूं उस पर ध्यान मत दो, जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो। ली फैन आगे बढ़ा और झो केबाओ के कंधे पर थपथपाया। योगदान अंक, क्या आपको लगता है कि मेरे पास इनकी कमी है? ली फैन का चेहरा गर्व से भर गया। निष्कर्ष निकालने की मेरी तकनीक दुनिया भर में मशहूर है। दौलत पर दौलत जमा होती जाती है और मैं साधारण काम भी आसानी से निपटा लेता हूं। योगदान अंक मेरे लिए बस संख्याओं की एक श्रृंखला है। यह सुनकर झो केबाओ का शरीर थोड़ा कांप उठा। इसके अलावा एक बार जब कांग्यो अमर शहर पूरा हो जाएगा तो ऊपर से मिलने वाले इनाम बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उस समय एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में मेरे अधिकार का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। योगदान अंक और अधिकार के साथ इस दुनिया में क्या मेरी समझ से परे होगा? और आपको क्या लगता है कि आप मुझे जीतने के लिए क्या पेशकश कर सकते हैं? ली फैन की आंखें चमक उठी और झो केबाओ पर टिक गईं। झो केबाओ ने ली फैन की निगाहों का दबाव महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि ली फैन की बात पूरी तरह सही थी। उसका मन उलझन में था और एक पल के लिए उसे कोई उचित जवाब नहीं सूझा। इस पर विचार करो और मेरे पास वापस आओ। मुझे अभी भी आधिकारिक काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे तुम्हें जाने के लिए कहना होगा। ली फैन ने ठंडे स्वर में कहा और जाने का आदेश दिया। झो केबाओ परेशान भाव के साथ पीछे हट गया। ली फैन का मतलब स्पष्ट था। वह उनके हस्तक्षेप को नजरअंदाज करने को तैयार थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त मूल्य का मुआवजा देने की जरूरत थी। बिना किसी विशेष अनुरोध के मांग को पूरा करना सबसे कठिन है, झो केबाओ ने धीरे से कहा। उसने उस कमरे की ओर देखा जहां ली फैन रह रहा था। उसके जाने के बाद थोड़े समय में ही 7-8 अलग अलग साधक आ चुके थे और जा चुके थे। प्रत्येक के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उनका प्रभाव पहले ही मजबूत हो चुका है। उनका विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो हम इस मौके का इस्तेमाल दुश्मनों को दोस्त बनाने के लिए कर सकते हैं। जहां तक मैं कह सकता हूं, वो उस तरह का इंसान नहीं है जो तब तक द्वेष रखता हो जब तक उसे वो मिल जाए जो वह चाहता है। अपना मन बनाकर झो केबाओ जल्दी से अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करने के लिए वापस लौट आया। 5 दिन बाद झो केबाओ आत्मविश्वास से भरपूर ली फैन के सामने फिर से उपस्थित हुआ। दाववादी, इस पर एक नजर डालो। उसने हवा की ओर इशारा किया और एक छोटा सा तैरता हुआ शहर उनके सामने प्रकट हो गया। इसका क्या मतलब है? ली फैन ने एक पल के लिए इसे देखा, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं सका। बिना कुछ बताए उसने पूछा। ली फैन की प्रतिक्रिया देखकर झो केबाओ और भी अधिक आश्वस्त हो गया और एक रहस्यमय मुस्कान बिखेर दी। यह एक गुफानुमा आवास है जिसे बिल्कुल 10,000 अमर गठबंधन के तैरते अमर शहर के अनुरूप बनाया गया है, केवल बेहतर। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसमें आपकी रुचि है, ताओवादी? झो केबाओ ने धीमी आवाज में पूछा। हम। ली फैन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने गहरी सोच में डूबकर अपनी नजर वापस तैरते हुए मॉडल पर घुमाई, फिर तेजी से सांस ली। आपने जो सामग्री गबन की, आपने मेरे लिए आवंटित राशि से दोगुने से भी अधिक ले ली। यह बहुत साहसिक बात है ना? झो केबाओ ने तुरंत जवाब दिया, हे, आपने गलत समझा है, दाववादी। हालांकि हमने आपके खिलाफ योजना बनाते समय काफी कुछ कम कर दिया था, फिर भी यह एक पूरा तैरता हुआ शहर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। सच तो यह है कि हमने जो सामग्री इस्तेमाल की वह राज्यों के विभिन्न अमर शहरों में विभिन्न मरम्मत और नवीकरण परियोजनाओं से बची हुई थी। आप जानते हैं, ताओवादी ली, कि जब 10,000 अमर गठबंधन परियोजनाओं के लिए सामग्री आवंटित करता है तो वे सभी प्रकार की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हैं, इसलिए बजट आमतौर पर काफी उदार होते हैं। चूंकि हम इतने लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं, इसलिए हम वास्तविक नुकसान को कम करने में कुशल हो गए हैं। इस प्रकार हमेशा सामग्री का अधिशेष रहता है और स्वाभाविक रूप से हम बचे हुए को वापस नहीं कर सकते थे, इसलिए वे हमारे कब्जे में आ गए। झो केबाओ ने हल्की सी मुस्कान दी और बोलना बंद कर दिया। बाकी बात अनकही रह गई। इतने सालों में हमने ये सामग्रियां जमा कर ली हैं, इन्हें भंडारण में धूल फांकने देने के बजाय क्यों न इनका इस्तेमाल करके आपके साथ अपनी गलतफहमियां दूर कर ली जाए। सार्वजनिक संसाधनों का निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग करना, एक अमर शहर को गुफा निवास में बदलना। हे, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारे 10,000 अमर गठबंधन में भी इस तरह की चीज दुर्लभ है। ली फैन अमर शहर की लगातार घूमती छवि को गौर से देख रहा था। वह स्पष्ट रूप से लजा रहा था। ये देखकर झो केबाओ ने इस विचार को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। इस अमर शहर गुफा निवास में किसी भी नियमित अमर शहर की समान सुविधाएं होंगी, सिवाय इसके कि ये 10,000 अमर गठबंधन मुख्यालय से जुड़ा नहीं होगा। और अगर आपको ये बहुत दिखावटी लगे तो हम एक गुप्त सुविधा स्थापित कर सकते हैं। प्रशासनिक हॉल और मार्शल आर्ट क्षेत्र जैसी संरचनाओं को दृष्टि से छिपाया जा सकता है और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही दिखाया जा सकता है। हम गुफा आवास में भविष्य में संशोधन के लिए भी पर्याप्त जगह छोड़ेंगे। यदि आप कभी भी सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं या प्रतिबंधों को सुदृढ़ करना चाहें तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बेशक अगर आप कुछ योगदान अंक देने को तैयार हैं तो हम आपके लिए सब कुछ संभाल सकते हैं। और यदि आप पर्याप्त उदार हों तो हम एक लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन संरचना या एक आभासी सरसों के बीच की लघु संरचना स्थापित करने पर भी चर्चा कर सकते हैं। एक गुफा निवास जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं, टेलीपोर्टेशन कार्यों से सुसज्जित, हमला करने और बचाव दोनों में सक्षम। क्या आप संतुष्ट हैं, दाववादी? झो केबाओ ने उसे और अधिक लुभाते हुए पूछा। ली फैन ने जोरदार हंसी के साथ जवाब दिया। ग्रैंड दाओ संप्रदाय में उच्च स्तरीय बैठक के समापन के बाद से यह रहस्यमय महामारी पूरे पर्वतीय द्वारों में खतरनाक दर से फैल गई है। हालांकि शिष्यों को सतर्क रहने, खुद को अलग थलग रखने और दूसरों के संपर्क में आने से बचने का आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था, फिर भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। जरूरत पड़ने पर शिष्यों को तरह तरह की गोलियां बांटी गई, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। जिस गति से महामारी फैली और निचले स्तर के साधकों के लिए उसकी मारक क्षमता ग्रैंड दाओ संप्रदाय के नेतृत्व की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी।
एक महीने से भी कम समय में ग्रैंड दाओ संप्रदाय के लगभग सभी शिष्य इस विचित्र बीमारी से ग्रस्त हो गए। चमत्कारी सृष्टि बैंगनी स्वर्ण गोली, एक दिव्य औषधि, सभी शिष्यों के लिए उपलब्ध नहीं थी। इस महामारी के सामने साधारण गोलियां वास्तविक उपचार से ज्यादा। एक मनोवैज्ञानिक मेरी दीर्घायु सिमुलेशन, नोवेल बिन द्वारा प्रकाशित। एक मेरी दीर्घायु सिमुलेशन। अध्याय 521। अध्याय 521। ग्रैंड दाओ संप्रदाय में उच्च स्तरीय बैठक के समापन के बाद से यह रहस्यमय महामारी पूरे पर्वतीय द्वारों में खतरनाक दर से फैल गई है। हालांकि शिष्यों को सतर्क रहने, खुद को अलग थलग रखने और दूसरों के संपर्क में आने से बचने का आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था, फिर भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। जरूरत पड़ने पर शिष्यों को तरह तरह की गोलियां बांटी गई, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। जिस गति से महामारी फैली और निचले स्तर के साधकों के लिए उसकी मारक क्षमता ग्रैंड दाओ संप्रदाय के नेतृत्व की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। एक महीने से भी कम समय में ग्रैंड दाओ संप्रदाय के लगभग सभी शिष्य इस विचित्र बीमारी से ग्रस्त हो गए। चमत्कारी सृष्टि बैंगनी स्वर्ण गोली, एक दिव्य औषधि, सभी शिष्यों के लिए उपलब्ध नहीं थी। इस महामारी के सामने साधारण गोलियां वास्तविक उपचार से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक आराम साबित हुई। यह सब व्यक्तिगत भाग्य पर निर्भर करता था। जिन लोगों में लक्षण हल्के थे वे कुछ कष्ट सहने के बाद धीरे धीरे ठीक हो गए, हालांकि उनकी साधना का स्तर गिर गया। कम से कम वे बच गए। हालांकि ज्यादातर शिष्यों को गंभीर लक्षण हुए और सभी प्रकार की जीवन रक्षक तकनीकों और गुप्त कलाओं का उपयोग करने के बावजूद वे मृत्यु से बच नहीं पाए। स्थिति और भी भयावह हो गई। ग्रैंड दाओ संप्रदाय के सभी लोग भय में जी रहे थे। किसी की भी मृतकों के शवों को छूने की हिम्मत नहीं थी। सुरक्षित दूरी से वे मंत्रों का प्रयोग करके शवों को पूरी तरह से क्षत विक्षत कर देते थे, जिससे एक अस्थायी अंतिम संस्कार का काम चल जाता था। कभी जीवन से भरपूर ग्रैंड दाओ संप्रदाय अब दुख में डूबा हुआ था। चारों ओर निराशा की चीखें गूंज रही थीं। यह विश्वास करना कठिन था कि यह साधना जगत के सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था। ग्रैंड दाओ संप्रदाय की स्थिति को देखते हुए अन्य स्थानों पर होने वाली तबाही की केवल कल्पना ही की जा सकती है। इस दिन संप्रदाय के नेता जी चांगशी ने एक बार फिर वरिष्ठ बहन झाओ और ली फैन को अजीब प्लेग पर चर्चा करने के लिए मुख्य हॉल में बुलाया। खांसी खांसी। जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, हर तरफ से खांसी की आवाज गूंज उठी। बुजुर्ग और संप्रदाय प्रमुख जी चांगशी अब पहले जैसी स्फूर्ति नहीं दिखा रहे थे। कमजोर और बीमार लग रहे थे, मुश्किल से अपना रूप रंग दिखा रहे थे। कुछ बुजुर्ग तो लेट भी गए। उनके चारों ओर कठपुतलियां धीरे धीरे उनके शरीर की मालिश कर रही थीं और बीच बीच में उनकी कराहें सन्नाटा तोड़ रही थीं। एक ही हॉल में होने के बावजूद ली फैन ने देखा कि हर कोई बाधाओं और संरचनाओं के कारण एक दूसरे से अलग था। आप दोनों हाल ही में कैसा महसूस कर रहे हैं? संप्रदाय नेताजी ने पूछा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। पिछले महीने में हम दोनों ने 3 क्रिएशन पर्पल गोल्ड गोलियां ली। ली फैन और मैं दोनों अब ठीक है। ज्यादातर लक्षण गायब हो गए हैं और हम जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, वरिष्ठ बहन झाओ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। खांसी खांसी, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन आपको भविष्य में सतर्क रहना होगा और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते रहना होगा। मौजूदा हालात को देखते हुए अगर कोई इस महामारी से ठीक भी हो जाए तो उसे दूसरी या कई बार संक्रमण का सामना करना पड़ सकता है, जी चांगशी ने गंभीर भाव से कहा। सीनियर सिस्टर झाओ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, जी चांगशी ने आगे कहा, मैंने आज आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आपको एक काम सौंप सकूं। जांच की एक अवधि के बाद हम इस अजीब प्लेग की उत्पत्ति के बारे में कुछ प्रारंभिक निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। ली फैन ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। पहले हमें संदेह था कि यह बीमारी किसी दीर्घायु अमर स्वर्गीय सम्राट द्वारा दुनिया के किसी प्राकृतिक नियम को उलटने के कारण हुई है। हाल ही में हमने पुष्टि की है कि किस प्राकृतिक नियम में बदलाव किया गया था। साधकों की नजर में नश्वर चींटियों के समान होते हैं। हालांकि यह बीमारी नश्वरों को भी अमर प्राणियों को मारने की अनुमति देती है। जी चांगशी की आंखों में बेकाबू क्रोध की एक झलक दिखाई दी। यह प्लेग वास्तव में एक प्लेग से उत्पन्न हुआ है जो वर्षों पहले मनुष्यों में फैला था। शुरू में इससे हम साधकों को कोई खतरा नहीं था, लेकिन स्वर्गीय सम्राट द्वारा इस हेरफेर के बाद इसमें एक मौलिक परिवर्तन आया और यह हमारे जीवन के लिए खतरा बन गया। अब इसे अमर प्लेग कहा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि ये दीर्घायु संप्रभु क्या सोच रहे थे या उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे हमें विनाश की ओर धकेलने पर तुले हुए हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी है। नियंत्रण से बाहर? सीनियर सिस्टर झाओ ने आश्चर्य से पूछा। क्या यह अमर महामारी सचमुच उस स्तर तक पहुंच गई है? जी चांगशी ने अपना सिर हिलाया। आप इस पूरे समय संप्रदाय में रहे हैं, इसलिए आपको नहीं पता कि पिछले महीने में बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। अमर महामारी का स्रोत नश्वर प्राणी है और यह तथ्य साधना जगत में फैल गया है। जो किसान प्लेग से मर रहे हैं वे अपना गुस्सा इंसानों का वध करके निकालने लगे हैं। बाहर की दुनिया अब नर्क बन गई है। वे स्वर्गीय सम्राट का सामना करने के लिए बहुत कायर हैं, इसलिए वे अपनी कुंठा कमजोरों पर निकालते हैं। यह शर्मनाक है। यह सुनकर सीनियर सिस्टर झाओ की आंखों में ठंडा गुस्सा चमक उठा। हालांकि जी चांगशी ने कहा, यह समझ में आता है कि जो लोग मौत के कगार पर हैं वे अपना विवेक खो देते हैं। हम उन्हें पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन मनुष्यों का अंधाधुंध वध अतिशयोक्ति है। अमर महामारी मनुष्यों के भीतर सुप्त अवस्था में है और अगर वे मर भी जाएं तो भी यह महामारी गायब नहीं होगी, बल्कि ये और भी फैल जाएगी। इसके अलावा यदि वे सचमुच सभी मनुष्यों को मिटा देंगे तो दुनिया कैसे कायम रहेगी? जी चांगशी थोड़ा रुकी। इसलिए इस पागलपन को रोकना होगा। सभी बुजुर्ग इस समय अमर महामारी से निपटने का उपाय खोजने में लगे हैं और वे अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। इसलिए मैं यह कार्य आप दोनों को सौंप रहा हूं। बेशक शुभानुआंग क्षेत्र बहुत विशाल है और आप दोनों अकेले काफी नहीं होंगे। दूसरे संप्रदाय भी नश्वर जीवन बचाने में मदद के लिए अपने शिष्य भेजेंगे। वरिष्ठ बहन झाओ ने झुककर आज्ञा स्वीकार की, लेकिन एक चिंता व्यक्त की। सामान्य परिस्थितियों में वे साधक 10 महासंप्रदायों की प्रतिष्ठा से भयभीत होकर नश्वरों का वध रोक सकते थे, लेकिन अब उनमें से कई तो इतनी दूर चले गए हैं। जी चांगशी ने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए हाथ हिलाया और कहा, जो लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं उन्हें समझाने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें मार डालो। बाकी लोगों को बताओ कि 10 महान संप्रदायों ने अमर महामारी से निपटने का एक तरीका निकाल लिया है। उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने और बेवजह कत्लेआम बंद करने के लिए कहो। सीनियर सिस्टर झाओ के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। क्या हमने सचमुच अमर महामारी से निपटने का कोई रास्ता खोज लिया है? जी चांगशी ने आश्चर्य से सिर हिलाया। यह विचार पशुपालन संप्रदाय के दीर्घायु अमर पशु से आया था। चूंकि अमर महामारी का स्रोत नश्वर प्राणी है और हम उन सभी को नहीं मार सकते, इसलिए समाधान यह है कि उन्हें विभिन्न गुफा स्वर्गों और जुबानहुआंग क्षेत्र से जुड़े छोटे छोटे लोगों में निर्वासित कर दिया जाए। मनुष्यों के बिना हमारे लोक में अमर महामारी का जमावड़ा काफी कम हो जाना चाहिए। इसके बाद इसे पूरी तरह से मिटाना मुश्किल नहीं होगा। कम से कम इससे हम साधक सामान्य जीवन जी पाएंगे। हालांकि इस सामूहिक प्रवास की व्यवहार्यता पर अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल यह सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। महान प्रवासन योजना। यह बात दूसरे किसानों तक पहुंचा दो। थोड़ी सी उम्मीद है कि वे इतने पागल नहीं होंगे। और इसलिए ली फैन और वरिष्ठ बहन झाओ ने अपने आदेश प्राप्त किए और पहाड़ से नीचे उतरे। नश्वर लोगों की सामूहिक मृत्यु के कारण पर्यावरण में अमर प्लेग की सांद्रता बहुत बढ़ गई। इसकी तैयारी के लिए उनके प्रस्थान से पहले संप्रदाय मास्टर जी ने उन्हें सृजन बैंगनी सोने की गोली सहित संसाधनों की प्रचुर आपूर्ति प्रदान की। हालांकि यह उनके भारी मन को पूरी तरह से हल्का करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह पुष्टि करने के बाद कि अमर प्लेग कई बार संक्रमित कर सकता है, उन्हें एहसास हुआ कि चाहे वे कितने भी तैयार या सुरक्षित क्यों न हो, लगातार संपर्क में रहने से अनिवार्य रूप से पुनः संक्रमण हो जाएगा। एक महीने पहले संक्रमित होने की दर्दनाक यादें अभी भी उनके दिमाग में ताजा थीं।
साधकों के रूप में उन्हें मृत्यु से भी बदतर कुछ अनुभव किए हुए काफी समय हो गया था। यदि यह यातना बार बार दोहराई जाए, इस तरह की पीड़ा सब कुछ खत्म कर देने से भी बदतर हो सकती है। बेशक यह महज निराशा का क्षण था। वरिष्ठ बहन झाओ और ली फैन दोनों ही पूरे दिल से दाव के प्रति समर्पित थीं, अमरता की तलाश में थीं और आसानी से अपना जीवन नहीं त्यागती थीं। लेकिन आदेश निरंकुश थे और भले ही वरिष्ठ बहन झाओ ने ग्रैंड दाव संप्रदाय के भावी संप्रदाय गुरु का सम्मानित पद संभाला था, फिर भी वह केवल आज्ञाकारी रूप से निर्देशों का पालन कर सकती थी। यह स्थिति थोड़ी अजीब लग रही है। मैंने पूछताछ की है और हालांकि अन्य 9 संप्रदायों ने भी अपने शिष्यों को दुनिया में भेजा है, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने सच्चे शिष्यों को भेजा है। मैंने हमारे ग्रैंड दाव संप्रदाय की तरह किसी भी संप्रदाय के बारे में नहीं सुना है जो किसी दाव बालक के दर्जे के व्यक्ति को भेजता हो। ली फान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। वरिष्ठ बहन, आप संप्रदाय गुरु बनने की कतार में अग्रणी हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से महान पद है। विशेषकर इन अशांत समयों में आपको संप्रदाय में रहकर एकांत साधना में अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। किसी बेतुके मिशन में भाग नहीं लेना चाहिए। क्या होगा अगर, बस क्या होगा अगर। ली फैन ने आगे बोलने से पहले उसकी ओर देखा। मेरा मतलब है, अगर आपके साथ कुछ हो जाए और आप गिर जाएं, तो संप्रदाय को एक और दाव बालक की खेती करने में कितना खर्च आएगा। अब तक उन्होंने आप पर जो भी संसाधन निवेश किए हैं, क्या वे सब बर्बाद हो जाएंगे। इस बार संप्रदाय गुरुजी का निर्णय सचमुच समझ पाना कठिन है और किसी भी बुजुर्ग ने कोई आपत्ति भी नहीं जताई। वरिष्ठ बहन झाओ ने ली फैन की ओर देखा और शांति से कहा, कनिष्ठ भाई, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। हमारा दाव संप्रदाय सभी अमर संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए एक दाव बालक को भेजना दर्शाता है कि हम इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अलावा, उसकी आवाज अचानक थोड़ी गंभीर हो गई। छोटे भाई, पहले तो आपकी धारणा सही रही होगी, लेकिन अब समय बदल गया है। ली फैन अचानक चौंक गया। सचमुच वह अभी भी महान अमर साधना के समृद्ध युग की मानसिकता में फंसा हुआ था, वर्तमान वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ था। आज की साधना की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपूरणीय स्थान है। जितनी तेजी से कोई ताऊ बालक अपनी साधना बढ़ाता, संप्रदाय के बुजुर्गों की नजर में वह उतना ही अधिक खतरा बन जाता। अतीत में कोई व्यक्ति संप्रदाय के साथ मिलकर साधना कर सकता था। अगर कोई संप्रदाय का गुरु नहीं बनना चाहता था, तो वह मुख्य बुजुर्ग के पद से सेवानिवृत्त होकर अपना पद किसी और को सौंप सकता था। लेकिन अब संप्रदाय गुरु बनने में रुचि नहीं है, ठीक है, लेकिन आप स्वर्ग हत्या ताव शास्त्र को पकड़े तो नहीं रह सकते, है ना। आपको अपनी साधना पद्धति बदलनी होगी। इसे कौन स्वीकार कर सकता है। इसलिए दाव बच्चों के विकास को दबाना तार्किक परिणाम बन गया था। यह महसूस करते हुए ली फैन चुप हो गया। दोनों आकाश में रक्त लाल प्रकाश के निशान का अनुसरण करते हुए एक उजाड़ खंडहर पर पहुंचे। उन्हें याद आया कि कुछ साल पहले तक यह एक समृद्ध शहर था, जिसकी आबादी कम से कम 500,000 थी। लेकिन अब वहां जीवन का कोई निशान नहीं बचा था। अपनी दिव्य इंद्रियों से निरीक्षण करने पर उन्होंने देखा कि खंडहर नश्वर शवों से भरे हुए थे। मर्द, औरतें, जवान, बूढ़े, कोई भी नहीं बचा। यह भयावह दृश्य ऐसा था जिसकी कल्पना सबसे भयानक दुष्स्वप्न भी नहीं कर सकता। यह कैसा पागलपन है। सीनियर सिस्टर झाओ की आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था, क्योंकि वह सावधानी से खुद को अमर महामारी से बचा रही थी जो अभी भी नीचे मंडरा रही थी, और अपराधी के पदचिह्नों का पता लगाने के लिए एक मंत्र का जाप कर रही थी। चल दर। कुछ ही क्षणों बाद अपना लक्ष्य पाकर सीनियर सिस्टर झाओ प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और तेजी से उड़ गई। ली फैन जल्दी से उसके पीछे चला गया। वह थोड़ा पीछे रह गया और जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने सीनियर सिस्टर झाओ को वहां खड़ा पाया, जो कुछ भ्रमित और असमंजस में थी। पता चला कि जिस किसान ने शहर का नरसंहार किया था, वह पहले ही अमर महामारी का शिकार होकर मर चुका था। अपराधी पहले ही मर चुका था, जिससे सीनियर सिस्टर झाओ के पास अपने जलते हुए क्रोध को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या वे गलत थे। अगर हमारे पास अपनी जान बचाने के लिए इतनी गोलियां न होती, तो क्या हम मौत का सामना करते समय भी ऐसा ही नहीं करते। एक पल के लिए सीनियर सिस्टर झाओ खुद को उलझन में महसूस करते हुए सवाल करने से नहीं रोक पाई। ली फैन जवाब देने ही वाला था कि उसने ऊपर आसमान में एक अजीब घटना देखी। क्यू शिनफिंग, 56 वर्षों का साधक, जिसने पर्वतीय पत्थर की तलवार के साथ अपनी ताव नींव स्थापित की, अब मर चुका है। उसका दाव स्वर्ग लौट गया है। जैसे ही आकाश में दृश्य सामने आया, ली फैन के दिमाग में तुरंत एक संदेश कॉल था। यह क्या है। ली फैन दंग रह गया। हम सीनियर सिस्टर झाओ ने भी ऊपर का अजीब दृश्य देखा और ऊपर देखा। कुछ ही क्षणों बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने तलवार से वार करके इस घटना को तितर बितर करने की कोशिश की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह दृश्य स्वर्ग पर अंकित हो चुका था और उसका आक्रमण व्यर्थ था। यह क्या है। स्वर्ग से आया कोई मजाक। ली फैन चुप रहा। कोई साझा साधना पद्धति नहीं, अमर प्लेग। और अब यह भयानक मृत्यु घोषणाएं सामने आ गई थीं। कौन जानता था कि भविष्य में और क्या होगा। उसने हल्की सी आह भरी। चलो बड़ी बहन, यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। जितनी जल्दी हम मिशन पूरा कर लेंगे, उतनी ही जल्दी हम संप्रदाय में लौट पाएंगे, ली फैन ने सलाह दी। काफी देर तक चुप रहने के बाद सीनियर सिस्टर झाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल क्यू शिनफैंग के शरीर को नष्ट किया, जिसने नरसंहार किया था, लेकिन अब वह अमर प्लेग का शिकार हो गया था। तभी वह प्रकाश की एक किरण में बदल गई और उड़ गई। अगले 2 वर्ष जुआनहुआंग क्षेत्र में यात्रा करते हुए बिताए गए, जिससे अनगिनत त्रासदियों को रोका जा सका। उन्होंने अनेक पागल साधकों को मार डाला और अनेक प्राण बचाए। जब महान प्रवास योजना की खबर फैली, तो शेष किसान धीरे धीरे शांत हो गए और अब वे इतनी लापरवाही से मनुष्यों का वध नहीं करते थे। बेशक कुछ छिटपुट घटनाओं से बचा नहीं जा सका। कुछ ऐसे स्थान थे जहां दोनों नहीं पहुंच सके, जहां उनके प्रयास असफल रहे। संप्रदाय प्रमुख का कार्य पूरा करने के बाद दोनों योजनानुसार संप्रदाय में लौटने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि एक अप्रत्याशित आदेश ने उन्हें चौंका दिया। संप्रदाय गुरुजी चांदशी ने घोषणा की कि महान प्रवास योजना आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। वे अभी वापस नहीं लौटने वाले थे। उन्हें जुआनहुआंग क्षेत्र में रहना था और विभिन्न संप्रदायों के समन्वय में सहायता करनी थी तथा सभी साधकों के लिए इस महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने में सहायता करनी थी। ली फैन ने सीनियर सिस्टर झाओ का चेहरा इतना काला होते देखा कि वह गुस्से से लगभग टपकने लगा, इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दे, इसलिए वह चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। काफी देर बाद सीनियर सिस्टर झाओ की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। वह शालीनता से मुस्कुराई। चलो छोटे भाई, आखिरकार आदेश तो आदेश ही होता है। किसी कारण से सीनियर सिस्टर झाओ की मुस्कुराहट देखकर ली फैन को एक अवर्णनीय भय का एहसास हुआ। हाँ हाँ सीनियर सिस्टर, उसने सावधानीपूर्वक जवाब दिया और जल्दी से उसकी बात मान ली। पलक झपकते ही 100 साल बीत गए। सभी किसानों के सामूहिक प्रयासों से महान प्रवास योजना सफलतापूर्वक पूरी हुई। सभी नश्वर प्राणियों को विभिन्न गुफा स्वर्गों और छोटे संसारों में स्थानांतरित कर दिया गया था तथा जुआनहुआंग क्षेत्र खाली छोड़ दिया गया था। 1 शताब्दी से अधिक समय तक अपने संप्रदाय से दूर रहने के बाद वरिष्ठ बहन झाओ और ली फैन अंततः वापस लौटने में सक्षम हुए। वरिष्ठ बहन ली फैन ने वरिष्ठ बहन झाओ की ओर देखा, जिनके चेहरे पर उलझन थी क्योंकि उन्हें संप्रदाय गुरुजी अकेले बुलाने वाले थे। वह बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। हम क्या हुआ छोटे भाई। उसने ली फैन की तरफ देखा और धीरे से कहा, हम 1 सदी से भी ज्यादा समय से साथ साथ रहे और मरे हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में हम ईमानदार नहीं हो सकते। कुछ नहीं। ली फैन खुलकर मुस्कुराया। आगे बढ़ो सीनियर सिस्टर, बस याद रखना, तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वरिष्ठ बहन झाओ मुस्कुराई और संप्रदाय के भव्य हॉल में चली गई। बूम।
भारी दरवाजे जोर से बंद हो गए और ली फैन उसकी गायब होती हुई आकृति को देखता रहा। उसकी आंखों में भावना की झलक थी जिसे दूसरों के लिए नोटिस करना मुश्किल था। हॉल के बाहर प्रतीक्षा करने के बजाय ली फैन पेंगलाई चोटी पर लौट आया, जहां वह और वरिष्ठ बहन झाओ रहते थे, और अपने गुफा निवास से सभी मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा किया। फिर गश्त करने का नाटक करते हुए वह संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन के निकास के पास पहुंचा। सतह पर उसने एक साधारण शिष्य से अलग व्यवहार नहीं किया, लेकिन सच तो यह था कि ली फैन किसी भी क्षण भागने के लिए पहले से ही तैयार था। ऐसा नहीं था कि ली फैन ग्रैंड दाओ संप्रदाय को धोखा देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि पहाड़ की तलहटी में एक साथ बिताए गए अपने शतक के दौरान ली फैन को गलती से पता चला कि वरिष्ठ बहन झाओ गुप्त रूप से साधकों का रक्त एकत्र कर रही थी, और यहां तक कि नश्वर लोगों का भी, जो अमर प्लेग से संक्रमित थे। यद्यपि वह हर बार केवल एक ही बूंद लेती थी और अत्यंत विवेकशील थी, फिर भी उसकी हरकतें उस व्यक्ति की नजरों से कैसे बच सकती थी जिसने उसके साथ इतना समय बिताया था। पहले तो प्रत्येक नमूना लेने के बाद सीनियर सिस्टर झाओ गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती थी। ली फैन की चौकस देखभाल और उसकी सुरक्षा के लिए औषधीय गोलियों की आपूर्ति के कारण वह हर बार ठीक होने में कामयाब रही। जब ली फैन ने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने मजाक में कहा कि वह अमर प्लेग को उलटने का प्रयास करना चाहती थी और सीधे अनंत जीवन प्राप्त करना चाहती थी। ली फैन को बेशक उस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि उसके स्वभाव को जानते हुए एक बार जब सीनियर सिस्टर झाओ ने किसी चीज के बारे में अपना मन बना लिया तो ली फैन जैसा 100 साल का साथी भी उसे मना नहीं कर सका। इसलिए उसने कोशिश करना बंद कर दिया और उसे केवल इतना कहा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। बाद में ऐसा लगा कि उसने सचमुच उसकी सलाह मान ली थी और धीरे धीरे उसने रक्त के नमूने एकत्र करना बंद कर दिया। उसकी बीमारियों के बीच का अंतराल बढ़ता गया और हर बार लक्षण हल्के होते गए। लेकिन ली फैन जानता था कि यह सब दिखावा था। वरिष्ठ बहन झाओ ने कभी भी अपना लापरवाह व्यवहार नहीं छोड़ा था। अब उसके शरीर में असामान्यता के लक्षण न दिखने का कारण यह था कि संभवतः उसने अमर प्लेग के प्रभाव से स्वयं को बचाने की विधि में महारत हासिल कर ली थी। वर्षों से हालांकि वे हमेशा एक साथ रहे थे, वरिष्ठ बहन झाओ की साधना उस स्तर तक आगे बढ़ गई थी जिसे ली फैन भी नहीं समझ सकता था। कभी कभी उससे निकलने वाली विभिन्न आभाओं ने ली फैन को गुप्त रूप से चिंतित कर दिया। हालांकि उसे यकीन था कि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी ली फैन अपने दिल में खतरे की भावना को दूर नहीं कर सका। हालांकि सीनियर सिस्टर झाओ ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन ली फैन उनके इरादों का अंदाजा लगा सकता था। वह अमर प्लेग से भरा इतना सारा खून इकट्ठा कर रही थी कि शायद संप्रदाय प्रमुख जी चांगशी से निपट सके। एक शताब्दी तक जानबूझकर दमन के कारण सीनियर सिस्टर झाओ का संप्रदाय गुरु के प्रति आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच गया था। जैसा कि कहावत है, जो लोग दाव तक जाने के मेरे रास्ते को अवरुद्ध करते हैं वे जीवित नहीं रहेंगे। ली फैन का मानना था कि उसकी बढ़ती कट्टर वरिष्ठ बहन इस तरह के विद्रोही कृत्य को अंजाम दे सकती है। कुछ समय पहले जब वह संप्रदाय के भव्य हॉल में दाखिल हुई थी तो उसकी आंखों में जानलेवा इरादे की चमक कोई भ्रम नहीं थी। जी चांगशी 6 शताब्दियों से भी ज्यादा समय से दाव एकीकरण के चरण में है और उनकी शक्तियां और क्षमताएं अथाह है, लेकिन आखिरकार वे अभी तक दीर्घायु चरण तक नहीं पहुंच पाए हैं। वरिष्ठ बहन झाओ की प्रदर्शित प्रतिभा और उनकी वास्तविक लड़ाकू शक्ति को देखते हुए अमर प्लेग की मदद के साथ उनके पास एक मौका हो सकता है। लेकिन अगर वह मामूली अंतर से भी जीत जाती है तो क्या फायदा? अगर वह जी चांगशी को मार भी देती है तब भी एक दर्जन दाव एकीकरण के बुजुर्ग मौजूद हैं और उन 2 छिपे हुए स्वर्गीय शासकों का तो जिक्र ही नहीं जो कभी कभार ही दिखाई देते हैं। क्या क्या वह उन सबको मार डालेगी? ली फैन समझ नहीं पा रहा था कि सीनियर सिस्टर झाओ ऐसा निर्णय क्यों लेगी। चाहे वह सफल हुई या असफल, पूरे ग्रैंड दाव संप्रदाय को पता चल जाएगा। उस समय न केवल उसे पूरे संप्रदाय के हमले का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसके दाव साथी ली फैन को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस प्रकार ली फैन हमेशा आगे की योजना बनाकर भागने की तैयारी कर चुका था। जहां तक उसके अभी तक न भागने का सवाल है तो वह तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया, क्योंकि जी चांगशी ने पहले ही आदेश दे दिया था कि उसे अपने दाव बच्चे के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है, इसलिए किसी को भी उसे परेशान करने की अनुमति नहीं थी। परिणाम स्वरूप भव्य हॉल सील ही रहा। ली फैन दूर से पर्वत शिखर को देख रहा था और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। 7 दिन बाद भव्य दरवाजे धीरे धीरे खुले और ली फैन की सांस तुरंत रुक गई। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह अप्रत्याशित था। जी चांगशी पहले बाहर आए, उसके बाद सीनियर सिस्टर झाओ। वे दोनों एक साथ बाहर निकले। वे मरते दम तक नहीं लड़े। क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था? हैरान होकर ली फैन ने आंखें थोड़ी सी कोड़ ली। न केवल अपेक्षित घातक संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि दोनों के बीच संबंध भी बेहतर होते दिखे। वास्तव में जब सीनियर सिस्टर झाओ चली गई तो जी चांगशी ने उनके कंधे पर थपथपाया, मानो उन्हें प्रोत्साहित कर रही हो, और वरिष्ठ बहन झाओ ने अपने चेहरे पर कोई असामान्य भाव लाए बिना इसे स्वीकार कर लिया। यह देखकर ली फैन का दिल कांप उठा और वह भ्रम से भर गया। अतीत में उसके अलावा वरिष्ठ बहन झाओ हमेशा दूसरों के साथ शारीरिक संपर्क के प्रति बेहद इच्छुक रही थी, पर अब यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, ली फैन के दिमाग में अनगिनत विचार कौंधने लगे। लेकिन उसके पास इन सब पर विचार करने का समय नहीं था। सबसे पहले उसे याद आया कि कुछ ऐसा है जो उसने अभी तक नहीं किया है। वह जल्दी से पेंगलाई चोटी पर वापस गया और सीनियर सिस्टर झाओ के लौटने से पहले सभी चीजें वापस वहीं रख दी जहां वे थीं। जब वह वापस लौटी तो वरिष्ठ बहन झाओ ने गुफा में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। आखिरकार दोनों एक सदी से इस घर में वापस नहीं आए थे। वरिष्ठ बहन, हम 100 सालों से छोटी मोटी बातों में उलझे रहे हैं और साथ में ज्यादा समय नहीं बिताया, कैसा रहे? ली फैन ने संभलकर दोहरी साधना का सुझाव दिया। सीनियर सिस्टर झाओ की आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गईं और एक शर्मीली मुस्कान के साथ उन्होंने सहमति जताई। एक भावुक मुलाकात के बाद ली फैन का संदेह धीरे धीरे खत्म हो गया। इस बार संप्रदाय के गुरु ने तुम्हें किस लिए बुलाया है? ली फैन ने उसकी निर्दोष ज़ैड जैसी देह को अपनी बाहों में थामते हुए सहजता से पूछा। उन्होंने कहा कि जल्द ही ग्रैंड दाव संप्रदाय के गुरु का पद मुझे सौंप दिया जाएगा। वह चाहते हैं कि मैं पहले से तैयारी कर लूं। वरिष्ठ बहन झाओ ने बिना किसी झिझक के स्पष्ट रूप से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे अमर दुनिया के शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक के नेता के रूप में जो पद उसे मिलने वाला था वह महज एक बच्चों का खिलौना था। लेकिन इतनी सहजता से कहे गए ये शब्द ली फैन पर मानो वज्रपात से गिर पड़े। उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसने अस्थायी रूप से सोचने की क्षमता खो दी। और स्वर्ग हत्या करने वाला दाव धर्मग्रंथ? ली फैन ने सहज भाव से पूछा। उसका मस्तिष्क अभी भी अचंभित था। हे संप्रदाय गुरु की विशिष्ट तकनीक, बेशक यह मुझे साधना के लिए सौंप दी जाएगी। वरिष्ठ बहन झाओ ने धीरे से हंसते हुए ली फैन के दिल के चारों ओर अपनी उंगली से गोलाकार आकृतियां बनाई, मानो उन्होंने अभी अभी अपना पसंदीदा खिलौना वापस पा लिया हो। कनिष्ठ भाई, मैं आपको यह बता दूं कि यह मामला केवल संप्रदाय प्रमुख और मुझे ही ज्ञात है। किसी तीसरे व्यक्ति ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, तो तुम्हें इस रहस्य को अच्छी तरह से बनाए रखने में मेरी मदद करनी होगी। वरिष्ठ बहन झाओ ने यह बात एक मंद रहस्यमय स्वर में कही। अचानक ली फैन के दिल में घातक संकट की लहर दौड़ गई। एक पल में उसके मन में अनगिनत विचार कौंध गए। उसका शरीर एक पल के लिए तनावग्रस्त हुआ, लेकिन जल्द ही सामान्य हो गया। सीनियर सिस्टर की चिकनी पीली पीठ को धीरे से सहलाते हुए उसने ऐसे कहा जैसे ये स्वाभाविक हो। जरूर, जब मैंने पहली बार यह खबर सुनी तो मैं दंग रह गया। ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा। बुजुर्गों की तो बात ही छोड़िए, अगर उन्हें पता होता तो वे इसे रोकने के लिए एकजुट हो जाते। वरिष्ठ बहन, संप्रदाय गुरु के समर्थन के बावजूद उन पुराने राक्षसों के समूह की तुलना में हमारी शक्ति बहुत कमजोर है। हमें अभी भी ताकत इकट्ठा करने, शांत रहने और समय का इंतजार करने की जरूरत है, और सही समय आने पर निर्णायक हमला करने का प्रयास करना होगा। ली फैन ने सोच समझकर सलाह दी। वरिष्ठ बहन झाओ चुपचाप ली फैन की बाहों में लेटी रही, बिना हिले डुले, मानो वे सो गई हों।
वैसे सीनियर सिस्टर सेक्ट मास्टर जी अचानक सेक्ट मास्टर का पद आपको क्यों सौंपना चाहते थे? एक लंबी चुप्पी के बाद ली फैन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी। कौन जाने ये बूढ़े हमेशा कितने अप्रत्याशित होते हैं। हो सकता है कि वह दीर्घायु प्राप्ति के करीब हो और अब हमारे संप्रदाय की गड़बड़ियों से परेशान नहीं होना चाहता। बोलते हुए सीनियर सिस्टर झाओ ने आलस से अपनी स्थिति बदली। आखिरकार दुनिया और अधिक अराजक होती जा रही है। साधना के शिखर पर मौजूद लोगों की नजर में ये तथाकथित 10 महान अमर संप्रदाय लाभ की बजाय बोझ अधिक है। उसकी आवाज धीमी होती गई और वह मुश्किल से सुनाई देने लगी। ये देखकर कि उसका आगे बोलने का कोई इरादा नहीं है, ली फैन ने आगे दबाव डालने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे एक बार फिर दोहरी खेती में लग गए। भोग विलास का एक क्षणिक क्षण। ली फैन को पता था कि उस दिन से जब सीनियर सिस्टर झाओ संप्रदाय के मुख्य हॉल से बाहर चली गई, वह किसी तरह बदल गई थी। यह एक अकल्पनीय अनुभूति थी जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। इसके बाद के दिनों में जब उन्होंने हर पल एक साथ बिताया तो उन्होंने इस वरिष्ठ बहन में कोई स्पष्ट असामान्यता नहीं देखी जो 100 वर्षों से भी अधिक समय से उनके साथ थी। लेकिन ली फैन अभी भी आश्वस्त थी कि उसके साथ धीरे धीरे कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा था। फिर भी आसन्न खतरे की यह निरंतर भावना कहां से आई? भले ही सीनियर सिस्टर झाओ उससे कुछ छिपा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उनके लिए उनकी भावनाएं झूठी थीं। यदि वह ग्रैंड दाव संप्रदाय की संप्रदाय गुरु बन जाती तो वह उसका दाव साथी बन जाता। यह कोई साधारण छोटा संप्रदाय नहीं था, यह संपूर्ण साधना जगत में प्रसिद्ध प्रतिष्ठित ग्रैंड दाव संप्रदाय था। उस समय वह सचमुच 10,000 अन्य लोगों से ऊपर केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर होगा। अपनी महत्वाकांक्षा के सबसे बड़े सपने में भी उन्होंने कभी ऐसे पद की आकांक्षा करने की हिम्मत नहीं की थी। अब सीनियर सिस्टर झाओ की बदौलत धन और वैभव उसकी मुट्ठी में थे। तो फिर क्या गलत हुआ? ली फैन को सहज ही महसूस हुआ कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गया है। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह इसे याद नहीं कर सका। वह बस इतना ही कर सकता था कि गुप्त रूप से जांच करते हुए अपना जीवन सामान्य रूप से जारी रख सके। समय उड़ गया। 3 साल और बीत गए। इस दौरान 10 महान अमर संप्रदायों के कई प्रतिभाशाली साधकों के संयुक्त प्रयासों के कारण अंततः उन्हें उस अमर महामारी को समाप्त करने का रास्ता मिल गया जो विश्व में व्याप्त थी। इस प्रकार बड़े पैमाने पर उन्मूलन अभियान शुरू हुआ। भविष्य में अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवित संप्रदाय को अमर महामारी के उन्मूलन के लिए जुआनहुआंग क्षेत्र के विभिन्न भागों में साधकों को भेजना पड़ा। मूल रूप से ली फैन और वरिष्ठ बहन झाओ को हमेशा कठिन परिश्रम दिया जाता था, लेकिन चूंकि वरिष्ठ बहन झाओ को अगले संप्रदाय गुरु के रूप में पुष्टि की गई थी, इसलिए जी चांगशी ने स्वाभाविक रूप से उन्हें अब बाहर नहीं भेजा। इसके बजाय 5 मुख्य शिष्यों का एक और समूह भेजा गया। ली फैन संप्रदाय के भीतर रहकर कुछ अवकाश का आनंद लेने में सक्षम था। जैसे जैसे समय बीतता गया, संप्रदाय के भीतर भी ली फैन को यह महसूस होने लगा कि जुआनहुआंग क्षेत्र में वातावरण धीरे धीरे सुधर रहा है। बड़ी विपत्ति के बाद बड़ी शांति आती है। आशा है कि विश्व के क्लेश शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और हम एक बार फिर साधना के स्वर्णिम युग का स्वागत कर सकेंगे। कभी कभी ली फैन संप्रदाय में साथी शिष्यों को ऊंची आवाज में शुभकामनाएं देते हुए सुनता था। जैसे जैसे अमर महामारी धीरे धीरे समाप्त होती गई, वरिष्ठ बहन झाओ अधिक व्यस्त होती गई। वह आधिकारिक तौर पर ग्रैंड दाव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का पद संभालने की कगार पर थी और लगातार विभिन्न बैठकों में भाग ले रही थी। उपस्थित सभी लोग ग्रैंड दाव संप्रदाय के अत्यंत सम्मानित बुजुर्ग थे। उन्हें मनाना निश्चित रूप से आसान नहीं था। ली फैन अक्सर बुजुर्गों को गुस्से से भरे भाव के साथ सभाओं से बाहर निकलते हुए देखता था। लेकिन सीनियर सिस्टर झाओ ने उन्हें आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है। अधिकाधिक संख्या में बुजुर्ग लोग उन्हें संप्रदाय प्रमुख का पद ग्रहण करने में समर्थन देने के लिए राजी हो रहे थे। बहुत जल्द मैं सचमुच ग्रैंड दाव संप्रदाय की संप्रदाय गुरु बन जाऊंगी, वरिष्ठ बहन झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस मामले को लेकर न केवल ली फैन को कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उसके दिल में हमेशा रहने वाला डर और भी मजबूत हो गया। अब यह केवल सीनियर सिस्टर झाओ के बारे में नहीं था। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे ग्रैंड दाव संप्रदाय में कुछ अजीब घटित हो रहा था, कुछ भयानक और बेचैन करने वाला, लेकिन वर्णन करना असंभव। यद्यपि वह सामान्यता को महसूस कर सकता था, लेकिन ली फैन यह पता नहीं लगा सका कि यह क्या था। शक्तिहीन महसूस करते हुए ली फैन हर गुजरते दिन के साथ अधिक बेचैन और क्रोधित होता जा रहा था। स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ बहन झाओ ने उनमें ये भावनाएं देखी। सौभाग्यवश ली फैन ने इसे इस कारण से टाल दिया क्योंकि ऐसा आकाश में लगातार घटित होने वाली खगोलीय घटनाओं, आकाश में टूटते तारों के कारण हुआ था। मूलतः लोगों ने सोचा था कि एक बार अमर महामारी का उन्मूलन हो जाने पर साधक थोड़े समय के लिए शांति का आनंद ले सकेंगे। लेकिन कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि कुछ ही समय बाद दुनिया फिर से बदल जाएगी। इससे पहले ली फैन और वरिष्ठ बहन झाओ ने एक साधक के गिरने पर आकाश में मृत्यु घोषणा को बेतरतीब ढंग से प्रकट होते देखा था। लेकिन अब यह यादृच्छिकता एक निश्चितता बनती जा रही थी। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि इन खगोलीय घटनाओं की सीमा और शक्ति बढ़ती जा रही थी। जब कोई साधक ताओ एकीकरण चरण पर गिरता था तो यह घटना लगभग हजारों मील के आकाश को ढक लेती थी। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि इन मृत्यु घोषणाओं को देखने वाले प्रत्येक साधक के हृदय में भय और बेचैनी की भावना बढ़ती जा रही थी। जिन लोगों ने बहुत पहले ही साधना छोड़ दी थी और अपने शेष जीवन में संतुष्ट थे, उन्हें दुख, निराशा और क्रोध का एक अजीब मिश्रण महसूस होने लगा। जब ग्रैंड दाव संप्रदाय के भीतर एक साधक अपने जीवनकाल के अंत तक पहुंचने के कारण गिर गया, तो संप्रदाय के भीतर एक अजीब माहौल फैलने लगा। इसी संदर्भ में वरिष्ठ बहन झाओ ने आधिकारिक तौर पर संप्रदाय प्रमुख का पद ग्रहण किया। 17 बुजुर्गों ने सर्वसम्मति से पूर्व संप्रदाय गुरुजी चांगशी के निर्णय पर सहमति व्यक्त की। इससे कई शिष्यों को झटका लगा जो असहमति के प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे। उसी समय ली फैन की बेचैनी अपने चरम पर पहुंच गई। ली फैन ग्रैंड दाव संप्रदाय के भीतर चला गया। उसका मन अनगिनत विचारों से घूम रहा था। संप्रदाय को हर जगह लालटेन और बैनरों से सजाया गया था, जिससे हाल ही में आई आपदाओं के कारण उत्पन्न उदास माहौल हल्का हो गया। जब भी शिष्यों की मुलाकात ली फैन से होती, वे वहीं रुक जाते और सम्मान में झुक जाते। ली फैन ने हर बार जवाब में सिर हिलाया। संप्रदाय गुरु के ताओ साथी के रूप में ली फैन को साधना संसाधनों की प्रचुरता प्राप्त थी, ऐसा कुछ जिसका अधिकांश साधक केवल स्वप्न ही देख सकते थे। भले ही उनके प्रति दिखाया गया सम्मान हमेशा सच्चा न रहा हो, फिर भी यह एक आवश्यक दिखावा था। हालांकि इस समय ली फैन ने पहले ही अपना मन बना लिया था। उसे जल्द से जल्द ग्रैंड दाव संप्रदाय से भागने का मौका ढूंढना था। वरिष्ठ सिस्टर झाओ को अभी संप्रदाय प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया है और वे संप्रदाय के विभिन्न मामलों को संभालने में व्यस्त हैं। अन्य संप्रदायों के प्रतिनिधि भी बधाई देने आ रहे हैं और उन्हें उनसे मिलने के लिए समय निकालना होगा। उन्होंने सोचा, इस समय वह बहुत व्यस्त है, इसलिए उसकी मुझ पर ध्यान देने की संभावना कम है। अगर मैं यह अवसर चूक जाऊं जब उसके पास अधिक खाली समय होगा। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, ली फैन ने दृढ़तापूर्वक अपना निर्णय ले लिया। 2 दिन बाद उन्होंने एक ऐसे क्षण का लाभ उठाया जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था और चुपचाप अकेले ही संप्रदाय के बाहर निकल गए। ग्रैंड दाव संप्रदाय को याद करते हुए ली फैन के मन में सीनियर सिस्टर झाओ की यादें कौंध गईं, जिनके साथ उन्होंने 100 साल से भी ज्यादा समय बिताया था। वह एक पल के लिए झिझके, लेकिन अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और उड़ गया। वह पूरी गति से पूर्व की ओर दौड़ता रहा जब तक कि अंततः वह ग्रैंड दाव संप्रदाय की सीमाओं से बाहर नहीं निकल गया। ली फैन के दिल पर मंडरा रहा खतरे का अशुभ एहसास अंततः कम होने लगा। मेरा अंतर्ज्ञान सही था, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही वह बच निकलने पर मन ही मन राहत महसूस कर रहा था, अचानक उसके पीछे 2 प्रकाशपुंज प्रकट हुए और क्षण भर में ही उस पर टूट पड़े। पलक झपकते ही लाइटें ली फैन के सामने आ गिरी और उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो, छोटे भतीजे? लंबी भुहों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति ली फैन की ओर देखते हुए मुस्कुराया।
अंकल डोंग, अंकल जियांग, ली फैन का चेहरा काला पड़ गया। ये दोनों ग्रैंड दाओ संप्रदाय के वरिष्ठ थे, संप्रदाय के 17 प्रमुख साधकों में से एक थे जो दाओ एकीकरण चरण तक पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि भागने की उसकी योजना का पहले ही पता चल चुका था। इसके बावजूद ली फैन हार मानने को तैयार नहीं थे। हाँ, ठीक है, मैं आप दोनों एल्डर्स को समझा दूं। हालांकि मुझे गर्व है कि सीनियर सिस्टर को सेक्ट मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है, फिर भी मैं थोड़ा परेशान महसूस कर रही हूँ। वरिष्ठ बहन झाओ का दर्जा अब ऊंचा हो गया है और उनकी शक्ति हर दिन बढ़ रही है। उनकी दाव साथी के रूप में मैं अभी भी केवल आत्म परिवर्तन के चरण में हूँ और लोग गपशप करने के लिए बाध्य है। दबाव असहनीय हो गया है। गहरी बेचैनी का दिखावा करते हुए ली फान धीरे धीरे दोनों बुजुर्गों के पास गया। संप्रदाय का पुनर्निर्माण हो रहा है और सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, लेकिन मैं तो हर दिन खुद को बेकार पाता हूँ, जो सचमुच। बिना किसी चेतावनी के ली फैन की आंखों से एक अराजक ग्रे रोशनी निकली, जो सीधे अंकल डोंग और अंकल जियांग के चेहरे पर लगी। ये ली फैन की उस भयावह तकनीक का हमला था जिसमें वह निपुण था, आत्मा काटने वाली दिव्य ज्योति, जो आत्मा विच्छेदन दिव्य तेज कला का एक भाग है। यह तकनीक सीधे साधक की दिव्य आत्मा को लक्ष्य करती थी, और यद्यपि उसके प्रतिद्वंदी ताओ एकीकरण चरण पर थे, ली फैन को विश्वास था कि अचानक पकड़े जाने पर उन्हें बहुत कष्ट होगा। उनकी प्रतिक्रिया देखने की प्रतीक्षा किए बिना उसने तुरंत गॉड लाइट एस्केप तकनीक को सक्रिय कर दिया तथा पूरी गति से भागने का प्रयास किया। लेकिन ली फैन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके चारों ओर का स्थान किसी अज्ञात स्थान पर पूरी तरह से सील कर दिया गया था। यद्यपि उसकी भागने की तकनीक तीव्र थी, फिर भी वह काम नहीं कर सकी। अंकल डोंग और अंकल जियांग ने ली फैन के गुप्त हमले का अंदाजा लगा लिया था। दोनों के हाथ में एक खजाने का दर्पण था, जो आत्मा काटने वाले दिव्य प्रकाश को परावर्तित कर रहा था और उसके प्रभाव को निष्प्रभावी कर रहा था। जैसे ही उन्होंने ली फैन को देखा, उनकी आंखें उपहास से भर गईं। संप्रदाय गुरु तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कनिष्ठ भतीजे, यह पूरे संप्रदाय को पता है, और फिर भी तुमने उन्हें धोखा देने का विकल्प चुना। यदि संप्रदाय गुरु को यह बात पता चल गई, तो मुझे आश्चर्य है कि उनका हृदय कितना दुखी होगा। इससे पहले कि ली फैन कुछ और प्रयास कर पाता, दोनों बुजुर्गों ने मिलकर उसे वश में कर लिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। मेरा जीवन खत्म हो गया है, ली फैन ने सोचा। निराशा उसके मन में भर गई। जब वे उसे संप्रदाय में वापस लाए, तो उसने वरिष्ठ बहन झाओ को नहीं देखा। इसके बजाय उसकी साधना को सील कर दिया गया और उसे एक एकांत कक्ष में डाल दिया गया, जो वास्तव में एक जेल था। यद्यपि इसे एकांत कक्ष कहा जाता था, लेकिन यह किसी कोठरी से भिन्न नहीं था। पहले तो ली फैन ने सोचा कि वह जल्द ही सीनियर सिस्टर झाओ से मिलेंगे, और उन्होंने अपने मन में अनगिनत शब्दों का अभ्यास किया, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी वाक्पटुता उनकी जान बचा सकती है। लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वरिष्ठ बहन झाओ और वास्तव में संपूर्ण ग्रैंड दाओ संप्रदाय उनके बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। कोई भी उससे मिलने नहीं आया। कक्ष के एकांत में कुछ भी नहीं था, केवल ली फैन ही था। वह साधना नहीं कर पा रहा था। जब भी वह अपना मन एकाग्र करने या दिव्य क्षमताओं पर चिंतन करने की कोशिश करता, दीवारों से उपहासपूर्ण और व्यंग्यात्मक आवाजें गूंजती, जिससे उसकी एकाग्रता भंग हो जाती। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसे उसकी सीलबंद साधना से मुक्त होने से रोकने के लिए था। पहले तो ली फैन ने अपना धैर्य बनाए रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका संकल्प भी डगमगाने लगा। अंततः ऊब की जगह उत्तेजना और क्रोध ने ले ली। अंत में वह पागल हो गया। वह बार बार खुद को कमरे की सख्त दीवारों पर पटक रहा था, उसका शरीर खून से लथपथ हो रहा था, लेकिन यह सब व्यर्थ था। अंततः ली फैन की आंखें सुस्त और बेजान हो गईं। वह फर्श पर निश्चल बैठा था, मानो वह एक आत्माविहीन मूर्ति हो। यह बताना असंभव था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन एक दिन कक्ष का लंबे समय से बंद दरवाजा अचानक खुल गया। काफी देर तक कोई भी अंदर नहीं आया, लेकिन ली फैन ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने दरवाजा देखा ही न हो। वह बिना कुछ सोचे समझे खुले दरवाजे को अनदेखा करता रहा। 10 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद ही उसकी आंखों में जीवन की झलक लौटी। बहुत प्रयास के साथ उसने खुद को ऊपर धकेला। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि वह बाहर निकलने की ओर लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ा रहा था। चूंकि वह बहुत समय से नहीं चला था, उसका शरीर कमजोर हो गया था और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। वह खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगा और एक और कदम बढ़ाया, लेकिन फिर गिर पड़ा। इस तरह रेंगते और लड़खड़ाते हुए वह अंततः बाहर निकल आया। उसके सामने ग्रैंड दाओ संप्रदाय बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसे याद था। शिष्य पर्वत चोटियों के बीच घूमते हुए साधना करते थे। यह पहले से भी अधिक जीवंत था, लेकिन वहां भयानक शांति थी। पूरे संप्रदाय में एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर रहने वाले सभी साधक मूक हो गए हों, या शायद वे सभी एक ही विचार साझा करते थे और अब उन्हें बातचीत के रूप में ज्ञात नीच संचार पद्धति की आवश्यकता नहीं थी। आंखों के संपर्क या दिव्य अनुभूति की भी जरूरत नहीं थी। वे बिना किसी साधन के भी एक दूसरे को पूरी तरह समझते थे। ली फैन संप्रदाय के माध्यम से ठोकर खाई। पता नहीं कितने समय तक जेल में रहने के बाद उसकी सूरत पूरी तरह से खराब हो गई थी, फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे बस अपने अपने काम में लगे रहे, मानो वह अस्तित्व में ही न हो। अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा अस्वीकार किए जाने की भावना ली फैन के मन को कचोट रही थी। अंततः पूरे संप्रदाय में भटकने के बाद भी जब उसे वह व्यक्ति नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी, तो ली फैन अब और खुद को रोक नहीं सका। बड़ी बहन, आप कहाँ हैं? वरिष्ठ बहन। उसे यह याद रखने में काफी समय लगा कि कैसे बोलना है। फिर कर्कश आवाज में वह क्रोध से दहाड़ा। उसकी आवाज तेज होती गई और पूरे संप्रदाय में गूंजने लगी, और फिर संप्रदाय का हर एक साधक उसकी ओर देखने लगा। हालांकि वह पहले से ही कुछ हद तक विक्षिप्त हो चुका था, लेकिन इस समय जब अचानक उन साधकों ने उसे घूरना शुरू कर दिया जिन्होंने पहले उसे अनदेखा किया था, तो ली फैन का शरीर तुरंत अकड़ गया। उसने अपनी बेमतलब धीमी चीख बंद कर दी, थोड़ा सा हिलकर उस रोशनी से बचने की कोशिश की जो उस पर थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह जहां भी जाता सभी साधकों की निगाहें उसका पीछा करती थीं। इस भयानक दृश्य ने ली फैन के मृत हृदय को ठंडक पहुंचा दी, जो क्रोध में बदल गई। हताशा में ली फैन ने एक पत्थर उठाया और उसे पास ही खड़े ग्रैंड दाओ संप्रदाय के एक शिष्य पर बेरहमी से फेंक दिया। हालांकि प्रतिद्वंदी अभी स्वर्णिम कोर अवस्था में ही था, ली फैन की साधना उस समय पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, जिससे वह किसी नश्वर से अलग नहीं था। तार्किक रूप से उसे उस शिष्य का मुकाबला नहीं करना चाहिए था। हालांकि शिष्य ने अचानक हुए हमले को टाला नहीं, बल्कि पत्थर से अपनी खोपड़ी को कुचल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ शिष्य गिर पड़ा और उसके विकृत सिर से धीरे धीरे खून बहने लगा। लेकिन एक जीवन की मृत्यु से कोई परिवर्तन नहीं आया। पूरा ग्रैंड दाओ संप्रदाय पहले की तरह ही चलता रहा। बड़ी बहन, बाहर आओ और मुझे देखो, ली फैन गुस्से से चिल्लाया। जवाब में बस अनगिनत निगाहें उस पर टिकी थीं। ली फैन उन्मत्त हो गया। उसने फिर से पत्थर उठाया और ग्रैंड दाओ संप्रदाय के एक और शिष्य पर हमला कर दिया। उसने लगातार 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला और आखिरकार थककर और बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय जमीन पर लेटे हुए ली फैन ये देखकर भयभीत हो गया कि जिन साधकों को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, वे किसी तरह फिर से जिंदा हो गए थे। उनके चेहरे शांत थे, मानो उसका पिछला उत्पात एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं था। ली फैन ने अपने हाथों की ओर देखा, फिर पत्थर की ओर जो अब काले खून से लथपथ हो गया था। वह पूरी तरह से भ्रमित महसूस कर रहा था। राक्षस, वे सभी राक्षस हैं, उसने धीरे से कहा। हाँ, ये राक्षस कैसे हो सकते हैं? अचानक एक जानी पहचानी सुरीली आवाज गूंजी। ली फैन ने आवाज की दिशा में अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन जो कुछ उसने देखा उससे उसके सिर में झुंझुनी होने लगी और उसे मतली भी महसूस हुई। सीनियर सिस्टर झाओ जैसी ही आवाज एक अधेड़ मोटे साधक की थी। ली फैन चौंक कर डर के मारे पीछे हट गया और दोनों के बीच दूरी बना ली। छोटे भाई, क्या आपको नहीं लगता कि मैं इस तरह सुंदर दिखती हूँ? उसके पीछे से फिर से आवाज आई।
ली फैन मुड़ा और इस बार वह एक खूबसूरत युवा साधिका थी जो उसे स्नेह से देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम सैकड़ों सालों से मेरे बूढ़े चेहरे को देख रहे हो, जरूर तुम इससे थक गए होगे। क्या यह बदलाव ताजगी नहीं देता? एक और आकर्षक महिला पास आई। उसका सुडौल शरीर ली फैन से कसकर चिपका हुआ था और उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, सांप्रदायिक गुरु की पत्नी का स्वाद। क्या तुमने इसके लिए तरसना नहीं चाहा? क्या तुमने कभी मुझसे उसका रूप धारण करने के लिए नहीं कहा था? लेकिन इस बार यह असली है। क्या यह तुम्हें उत्साहित नहीं करता, कनिष्ठ भाई? ली फैन कांप उठी जब उसने उसके शरीर को टटोला। एक क्षण बाद उसने अचानक उसे धक्का देकर दूर कर दिया और घबराकर भाग गया। फिर भी कई और आकर्षक साधिकाएं तुरंत उसे घेर लेती। उनकी आंखें स्नेह से भरी हुई, उसके साथ आनंद की ओर बढ़ने को आतुर। उनकी सभी आवाजें उस मोहक आकर्षण से भरी थीं जो वरिष्ठ बहन झाओ में हुआ करती थीं। हे, मैं समझ गया, जूनियर भाई, आप कुछ और रोमांचक चाहते हैं। कोई चिंता नहीं, मैं ग्रैंड दाओ संप्रदाय की सभी महिला साधकों को आपके साथ शामिल कर सकता हूं। उनमें कई बहनें, भाभियां, यहां तक कि माताएं और बेटियां या गुरु और शिष्य भी हैं। जैसे ही ली फैन औरतों के समुद्र में डूबने ही वाला था, उसने अचानक संघर्ष करना छोड़ दिया। वह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा, मुट्ठियों से जमीन पीटता हुआ जोर जोर से सिसकने लगा। मुझे किसी संप्रदाय गुरु की पत्नी नहीं चाहिए, मुझे कोई बहन नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बड़ी बहन चाहिए। मुझे मेरी बड़ी बहन वापस दे दो। एक ऐसे बच्चे की तरह जिसने सब कुछ खो दिया हो, ली फैन तबाह हो गया था। जैसे जैसे उसकी चीखें गूंजती गईं, आसपास का माहौल धीरे धीरे शांत होता गया। एक एक करके महिला साधक गायब हो गईं। आखिरकार केवल एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति बची, जो अकेली और सुंदर खड़ी थी। वह ली फैन के पास पहुंची और धीरे से उसके बगल में बैठ गई और उसके कांपते रोते शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। छोटे भाई, आप हमेशा एक ऐसे बच्चे ही रहेंगे जो कभी बड़े नहीं होंगे। ली फैन का शरीर अकड़ गया। उसने तेजी से अपना सिर उठाया और सामने चेहरा देखा। वरिष्ठ बहन, शशश। ली फैन ने बड़ी बहन झाओ को कसकर गले लगा लिया और उनमें सांत्वना ढूंढने लगा। इतने लंबे समय तक फंसे रहने के बाद बहन को उस गंदगी और बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे शरीर और आत्मा से एक हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी अभिसरण मैनुअल। उस समय जब हमें जुबानतियान संप्रदाय के खंडहरों में 4 साधना तकनीकें मिली, स्वर्ग और पृथ्वी अभिसरण नियमावली के अलावा मैंने आत्मा विच्छेदन दिव्य तेज कला का अभ्यास किया और आपने स्वर्ग के दुख, पृथ्वी के दुख सूत्र का अभ्यास किया, जिसमें केवल 3 तकनीकें शामिल थीं। चौथी तकनीक क्या थी, मुझे तो बस याद ही नहीं आ रही, और इतने सालों में मैं अनजाने में ही उसके अस्तित्व को नजरअंदाज करता रहा हूं। वरिष्ठ बहन, आप उस तकनीक के कारण ही इस रूप में परिवर्तित हुई, है ना? उनके भावुक क्षण के बाद ली फैन की आंखों में इच्छा अचानक गायब हो गई और उसकी जगह ठंडी उदासीनता ने ले ली। सीनियर सिस्टर झाओ को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने आलस से हाथ बढ़ाया और कहा, तो आखिरकार आपको समझ आ ही गया, जूनियर भाई। अफसोस की बात है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने तकनीक का नाम बताया, अनंत एकमात्र प्रभुत्व कला। शाश्वत एकमात्र प्रभुत्व। ली फैन ने इन शब्दों का स्वाद चखा और पर्वत श्रृंखला की ओर देखा, जो अब एक बार फिर ग्रैंड दाओ संप्रदाय के शिष्यों से भरी हुई थी। उसकी नजरें उलझ गईं। वरिष्ठ बहन, क्या यह इसके लायक था? सीनियर सिस्टर झाओ ने उपहास किया, क्या यह इसके लायक है? अब मैं जैसी हूं, उसमें क्या गड़बड़ है? मैं एक हूं और मैं सब कुछ हूं, 1000 शरीर, फिर भी एक मन। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इसे बेहतर महसूस नहीं किया। वह अचानक उठ खड़ी हुई और ग्रैंड दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के वस्त्र स्वतः ही उस पर प्रकट हो गए। आज्ञाकारी स्वर में उसने घोषणा की, मैं ही दाओ संप्रदाय हूं। मानो उसके प्रत्युत्तर में ग्रैंड दाओ संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य ने एक स्वर में घोषणा की, मैं दाओ संप्रदाय हूं। ली फैन को लगा कि उसका दिल कांप रहा है, लेकिन उसका चेहरा अपरिवर्तित रहा। यह सब कब शुरू हुआ? क्या ये जी चांगशी थी? उसने पूछा। यह वही था। सीनियर सिस्टर झाओ ने धीरे से सिर हिलाया। क्या आपको याद है कि जब हमने अमर प्लेग की सूचना दी थी, तो हमने रक्त के नमूने जमा किए थे? उस समय उन्होंने पहले से ही हमारे द्वारा अभ्यास किए जा रहे ज्वांटियन संप्रदाय की तकनीकों के बारे में पता लगा लिया था। जैसे ही सीनियर सिस्टर झाओ बोल रही थी, ग्रैंड दाओ संप्रदाय के पूर्व प्रमुख जी चांगक्सी की आकृति अचानक ली फैन के सामने प्रकट हुई और उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगी। उस समय हम अभी भी बहुत छोटे थे और सोचते थे कि हमने खुद को काफी अच्छी तरह छिपा लिया है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि सच्चे विशेषज्ञ सिर्फ एक बूंद खून से हमारी साधना तकनीकों को भांप लेंगे। जुबानतियान संप्रदाय की तकनीकें 4 स्तरों में विभाजित हैं, जुबान, रहस्यमय, तियान, स्वर्ग, दी, पृथ्वी और फुआंग, पीला, उच्चतम से निम्नतम तक। उस खंडहर से हमें जो 4 तकनीकें मिली, वे सभी उच्चतम रहस्यमय स्तर की थीं। वे न केवल रहस्यमय और दिव्य थे, बल्कि ग्रैंड दाओ संप्रदाय की सच्ची शिक्षाओं के भी समकक्ष थे। इसके अलावा उनमें कुछ और भी आकर्षक था, कुछ ऐसा जिसने ग्रैंड दाओ संप्रदाय के प्रमुख जी चांगशी का भी हृदय द्रवित कर दिया। ऐसा कहा जाता था कि जुबानतियान संप्रदाय की सभी तकनीकें संप्रदाय के परम खजाने, जुबानतियान दर्पण, से उत्पन्न हुई थीं। जो लोग उच्च स्तर तक साधना करते थे, वे इस खजाने से भी जुड़ सकते थे। हालांकि उस समय जी चांगशी हमें मौके पर ही पकड़कर गहन पूछताछ करने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। हालांकि उन्हें पता था कि जुबानतियान संप्रदाय की तकनीकों में अपनी गोपनीयता होती है। अगर दूसरे लोग जबरदस्ती उनमें झांकने की कोशिश भी करते, तो उन्हें तकनीकों के विकृत और गलत संस्करण ही मिलते। असली तकनीकें सीखने के लिए साधक को उन्हें स्वेच्छा से लिखना पड़ता था। इसके अलावा उस समय उसकी साधना का स्तर केवल ताओ एकीकरण के अंतिम चरण पर था, जो मेरे से ज्यादा मजबूत नहीं था। इस मुद्दे पर जोर देने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती, इसलिए उसने जाल बिछाकर लंबा खेल खेलने का फैसला किया। अचानक जी चांगशी ने व्यंग्य किया, एक ओर उसने जानबूझकर हमें विभिन्न कार्य करने के लिए भेजा, जिससे हमारी साधना वृद्धि बाधित हुई। दूसरी ओर उसने संप्रदाय प्रमुख के रूप में अपने पद का उपयोग संसाधनों तक पहुंचने और अपनी साधना को उन्नत करने के लिए किया। दूसरी ओर उन्होंने अनगिनत प्राचीन ग्रंथों को खंगाला और ज्वांटियन संप्रदाय की तकनीकों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने का तरीका खोजने की कोशिश की। दरअसल वह लगभग सफल हो ही गया था। ग्रैंड दाओ संप्रदाय के गुप्त अभिलेखों से जी चांगशी को एक अवशेष मिला, जो उस समय का है जब जुबानतियान संप्रदाय नष्ट हो गया था। एक गुप्त तकनीक थी जिसे स्वर्ग पर कब्जा करो और उसे वापस ले लो कहा जाता था। यह जुबानतियान संप्रदाय द्वारा अपने ही सदस्यों से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि थी। यह किसी व्यक्ति की साधना और उसकी तकनीकों को पूरी तरह से छीन सकती थी और जुबानतियान संप्रदाय की तकनीकों की साधना से प्राप्त लोगों और शक्ति को स्वयं में स्थानांतरित कर सकती थी, जैसे किसी पेड़ पर फूल लगाना। और इसलिए जिस दिन हम संप्रदाय में वापस लौटे, उन्होंने उत्सुकता से मुझे एक बैठक के लिए बुलाया। जी चांगशी का चेहरा बदल गया, उसका रूप प्रकाश और छाया में घूमता रहा, जब तक कि वह सीनियर सिस्टर झाओ के आश्चर्यजनक रूप में वापस नहीं आ गया। दुर्भाग्यवश उसने गलत अनुमान लगाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं सिर्फ एक जुबानतियन संप्रदाय की साधना नहीं कर रहा हूं। उसे यह भी एहसास नहीं था कि मैं उससे बहुत पहले ही उग चुका था और उसे बदलना चाहता था। सीनियर सिस्टर झाओ ने हाथ बढ़ाकर ली फैन के गाल पर हाथ फेरा। उनके चेहरे पर स्वप्निल भाव थे। जूनियर ब्रदर, क्या आप जानते हैं कि अमर प्लेग से संक्रमित हजारों बोधों के खून में भीगने का दर्द कैसा होता है? यहां तक कि हमारे शक्तिशाली संप्रदाय प्रमुख जी भी इसका सामना नहीं कर सके। एकमात्र अफसोस यह है कि अमर प्लेग से हुई क्षति इतनी गंभीर थी कि मुझे उसका एक हिस्सा छोड़ना पड़ा। वरिष्ठ बहन झाओ ने हल्के से अपने होंठ चाटे, मानो किसी सुखद स्मृति का आनंद ले रही हो। अनंत एकमात्र प्रभुत्व की तकनीक जब पूरी तरह से साधना की जाती है, तो इस दुनिया में मेरे अलावा कुछ भी नहीं बचता। यह तकनीक कितनी बुरी है, इसीलिए आपने इसे उस समय नहीं चुना, कनिष्ठ भाई। अब क्या तुम्हें इसका थोड़ा अफसोस है, छोटे भाई? उसने धीरे से पूछा। ली फैन के दिल में सचमुच अफसोस की एक झलक उभरी। हालांकि वह जिद पर अड़ा रहा और बोला, हम पछतावे से क्या फायदा? जो बीत गया सो बीत गया, अब वापस नहीं लौटना है।
अचानक ली फैन रुक गया। उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो अगर वह चाहे तो सचमुच सब कुछ उलट सकता है। लेकिन गहन चिंतन के बाद वह समझ नहीं पाया कि यह भावना कहां से आ रही थी, जिससे उसके मन में एक प्रकार की क्षति और भ्रम की भावना उत्पन्न हो गई। वरिष्ठ बहन झाओ ने ली फैन के दिल में बदलाव को नोटिस नहीं किया। वह मन ही मन बोलती रही, मानो मन ही मन कह रही हो, जो बोओगे वही काटोगे। तो छोटे भाई, सब कुछ तो किस्मत में लिखा था। मुझे जी चांगशी की दुर्भावना का थोड़ा बहुत आभास हो गया था। तुम्हारी और अपनी रक्षा के लिए मैंने गुप्त रूप से अनंत एकमात्र प्रभुत्व तकनीक का अभ्यास किया, इस उम्मीद में कि उसकी योजनाओं में बचने की थोड़ी सी संभावना मिल जाएगी। यह तकनीक सचमुच बहुत प्रभावशाली है, जो सोल के सार को पूरी तरह से समाहित करती है। जब मैंने इसे साधना शुरू किया तो इसने आपके दिमाग से इस तकनीक की यादें भी मिटा दी, कनिष्ठ भाई। और जब मैं संप्रदाय प्रमुख जी को अपना हिस्सा बनाने में सफल हो गया, तब मुझे अंततः समझ में आया, यह हमारा भाग्य है, यह भाग्य मेरा है। यह दुनिया बहुत सारे अप्रासंगिक लोगों से भरी हुई है, तो मैं अकेला ही काफी हूँ। तथाकथित अनेक, परंतु सब हृदय से। जैसे ही उसने यह बात कही, ग्रैंड दाओ संप्रदाय के सभी लोगों के चेहरे बदल गए और वे सीनियर सिस्टर झाओ के चेहरे के समान हो गए। छोटे भाई, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? आइए हम एक हो जाएं और फिर कभी अलग न हो। वे सभी ली फैन को गहरे स्नेह से देखते हुए एक स्वर में बोले। ली फैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गंभीरता से खड़ा रहा। उसके सिर के ऊपर इंद्रधनुषी रंग की एक काली रोशनी प्रकट हुई, जो अंततः एक उड़ती हुई तलवार का आकार ले ली। उसी समय ली फैन की आभा बाहर की ओर फूट पड़ी। एक साधारण मनुष्य से वह तेजी से ऊपर उठा। क्योई संघनन, फाउंडेशन स्थापना, गोल्डन कोर। वह तब तक नहीं रुके जब तक कि वह आत्मा परिवर्तन के शिखर पर नहीं पहुंच गए। पता चला कि ली फैन ने बहुत पहले ही अपने शरीर पर लगी मोहरों और प्रतिबंधों को तोड़ दिया था। उन्होंने हाल ही में वरिष्ठ बहन झाओ के साथ दोहरी साधना के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की थी। मैंने सोचा था, छोटे भाई, कि तुम्हें मेरी इतनी याद आती होगी कि तुम मेरे साथ साधना करने के लिए बेताब हो। बड़ी बहन झाओ ने मजाक करते हुए कहा। लेकिन पता चला कि तुम्हारे इरादे कुछ और ही थे। यद्यपि उसके शब्द चंचल थे, लेकिन सीनियर सिस्टर झाओ ने ली फैन की छोटी योजना का पहले से ही अनुमान लगा लिया था, और उसके स्वर में कोई आश्चर्य नहीं दिखा। यह क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि अब जब तुम्हारी साधना बहाल हो गई है तो तुम मुझे चुनौती दे सकते हो? उसने ली फैन को उत्सुकता से देखा। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? वह आत्मा विच्छेदन दिव्य तेज कला से आत्मा बुझाने वाला ब्लेड। उसके उपहास का सामना करते हुए ली फैन ने सीधे जवाब नहीं दिया। वह गंभीर बना रहा, जबकि काला और इंद्रधनुषी आत्मा बुझाने वाला ब्लेड झिलमिला रहा था, हमला करने के लिए तैयार। यह ब्लेड आत्मा विच्छेदन दिव्य तेज कला का सबसे घातक प्रहार था। अपने साधारण नाम के बावजूद यह एक ऐसा घातक प्रहार था जिसमें आत्मा का बलिदान हो जाता था। सभी मनों की एकता जब पूर्णतः साकार हो जाए तो यह स्वर्ग के नियमों की अवहेलना कर सकती है ना? बड़ी बहन, आप सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभा है, लेकिन तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। मैंने एक बार कहा था कि मैं आपके साथ शाश्वत दाव साथी बनना चाहता हूं, हमेशा स्वतंत्रता और खुशी में रहना चाहता हूं। मैंने पूरे दिल से यह कहा था, और यह बात नहीं बदली है। ली फैन की आंखें यादों से भर गईं और उसने आह भरी। जैसे ही सीनियर सिस्टर झाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, ली फैन के भीतर से अचानक एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र प्रकाश उभरा, जिसने ग्रैंड दाओ संप्रदाय के ऊपर पूरे आकाश को रोशन कर दिया। यहां तक कि सीनियर सिस्टर झाओ के हजारों शरीर भी। ली फैन की आंखें यादों से भर गईं और उसने आह भरी। जैसे ही सीनियर सिस्टर झाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, ली फैन के भीतर से अचानक एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र प्रकाश उभरा, जिसने ग्रैंड दाओ संप्रदाय के ऊपर पूरे आकाश को रोशन कर दिया। यहां तक कि सीनियर सिस्टर झाओ के हजारों शरीर भी उस क्षण अपनी आंखें बंद करने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन वरिष्ठ बहन का अमरता का मार्ग मुझे कीमत के रूप में उपयोग करना चाहता है। मैंने मना कर दिया। मैं अब से सीनियर बहन को इतना अकेला नहीं रहने दूंगा। ली फैन की जोरदार हंसी स्वर्ग और पृथ्वी तक गूंज उठी। पिछले कई वर्षों में वरिष्ठ बहन ने सब एक है को समझ लिया है। यद्यपि मैं मंदबुद्धि हूं, फिर भी मैं आलसी नहीं रही हूं। मेरे पास एक चाल है, बड़ी बहन, कृपया मुझे सिखाएं। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के बीच ली फैन की आवाज लोहे की तरह दृढ़ गूंज उठी। स्वर्ग, धरती, साझा किया गया, जिंदगी। ली फैन का शरीर प्रकाश की एक चमकदार चमक में पूरी तरह से नष्ट हो गया। उस पल सीनियर सिस्टर झाओ के चेहरे के भाव आखिरकार पहली बार बदल गए। अब वह उदासीन और पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थी, बल्कि उनमें निराशा और मनोरंजन का मिश्रण था। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इतने सालों में इतनी धीमी प्रगति की है, जूनियर भाई। आप अपना सारा ध्यान मुझे रोकने के तरीके ढूंढने में लगा रहे हैं। आपने और मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के अभिसरण नियमावली का पालन किया है। अब हम व्यवहारिक रूप से अविभाज्य हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का साझा जीवन काल का यह कदम वास्तव में मेरे लिए खतरा है। काश आपके साधना का स्तर ऊंचा होता, कनिष्ठ भाई। वरिष्ठ बहन झाओ के अनगिनत संस्करणों ने ली फैन के शरीर से सफेद प्रकाश की अंतहीन धाराओं को निकलते हुए देखा, और साथ में उन्होंने इसे अवशोषित करने के लिए अपनी बाहें फैला दी। छोटे भाई, अब और विरोध मत करो, मेरे साथ एक हो जाओ। उसके अनगिनत शरीरों के चेहरों पर दरारें पड़ने लगी, लेकिन वे जल्दी ही भर गईं। इस बीच सफेद रोशनी मंद पड़ गई और धीरे धीरे आकाश और धरती के बीच गायब हो गई। जब ग्रैंड दाओ संप्रदाय से ली फैन की उपस्थिति के सभी निशान गायब हो गए, तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। हे जूनियर भाई ली फैन, मैं सचमुच आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यह बहुत मनोरंजक खेल था। मुझे ऐसा दिलचस्प अनुभव हुए कई साल हो गए हैं। वरिष्ठ बहन झाओ ने आकाश की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति स्वप्निल थी। वे स्वयं से कुछ बुदबुदा रही थी। अमर मार्गदर्शन प्रकाश, यह अमर मार्गदर्शन प्रकाश है। यह कौन है? क्या हमारे कैनहोग राज्य का कोई और साधक इतनी जल्दी स्वर्गीय सम्राट की नजर में आ गया है? हा, सिर्फ एक महीने में अमर संप्रदाय के 3 शिष्य स्वर्गारोहण कर चुके हैं। कैनहोग राज्य की प्रतिष्ठा सचमुच आसमान छूने वाली है। दूर से शोर भरी आवाजें आती हुई प्रतीत हुई और अचानक ली फैन जाग गया। चारों ओर देखते हुए कुछ उलझन में उसने महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण परिचित भी था और अपरिचित भी। कुछ ही क्षणों के बाद सदियों से दबी हुई यादें मानो किसी अलग जीवनकाल की हों, ज्वार की लहर की तरह वापस आ गईं। 5 बुजुर्ग संघ, एक हृदय अमर संप्रदाय, कैनहोग राज्य, अमर मार्गदर्शन प्रकाश। तो वह अभी भी अमर मार्गदर्शन प्रकाश द्वारा बुलाए जाने के क्षण में था। लेकिन सैकड़ों वर्षों के वे अनुभव क्या थे जो अभी इतने वास्तविक लग रहे थे? भ्रम। ली फैन ऊपर देखने से खुद को रोक नहीं सका। आकाश में एक दरार के माध्यम से वह धुंधले ढंग से एक विशाल पर्वत श्रृंखला को देख सकता था, जिसके भीतर एक संप्रदाय बसा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड दाओ संप्रदाय था, जो प्राचीन 10 महान अमर संप्रदायों में से एक था। इस समय ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड दाओ संप्रदाय के शिष्य भी उनकी ओर देख रहे थे, शायद एक नए सदस्य के रूप में उनका स्वागत करने के लिए। भ्रम के विपरीत यह महान दाओ संप्रदाय जीवन से भरपूर था। प्रत्येक शिष्य के चेहरे के भाव अब रूखे और बेजान नहीं थे, वे विविध थे, किसी भी मानव की तरह वास्तविक। वे एक दूसरे से बातचीत करते हुए उत्साहपूर्वक चर्चा करते रहे। यह वह मृत सन्नाटा नहीं था जिसका सामना ली फैन ने भ्रम में किया था। अमर मार्गदर्शन प्रकाश में ऊपर उठते समय ली फैन का शरीर धीरे धीरे कठोर और सुन्न हो गया। उसने यह भी महसूस किया कि उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो यह एक लकड़ी की कठपुतली है, ली फैन ने सोचा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। जो कुछ बचा था वह एक सड़ती हुई लकड़ी की कठपुतली का शरीर था, जो ग्रैंड दाओ संप्रदाय की ओर बह रहा था।
ग्रैंड दाओ संप्रदाय के शिष्यों ने यह दृश्य देखकर विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ लोग क्रोधित थे, कुछ लोग विचारशील थे, कुछ लोगों ने खुशी में ताली बजाई, कुछ लोग मंद मंद मुस्कुराए। यह पता लगाना असंभव था कि तथाकथित सभी एक वास्तव में कहां स्थित है। अंतिम निर्णय किसने लिया, यह कोई नहीं जानता। दरार से एक सफेद रोशनी निकली जिसने कठपुतली के शरीर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। फिर अमर मार्गदर्शन प्रकाश को वापस ले लिया गया। दरार धीरे धीरे बंद हो गई और एक हृदय अमर संप्रदाय की छवि दुनिया से मिट गई। जो कुछ बचा था वो 5 बुजुर्ग संघ के हैरान साधक थे जो चुपचाप आहें भर रहे थे। इस बीच कांग्यो सागर में ली फैन का असली शरीर अमर कोंग्यो शहर के पुनर्निर्माण की देखरेख कर रहा था, जहां एक बार 10,000 अमर द्वीप खड़ा था, वह स्तब्ध था। क्या हुआ लॉर्ड आइलैंड मास्टर, कुछ गड़बड़ है क्या? मैं उन्हें तुरंत इसे ठीक करने के लिए कहूंगा, गाओ युआन ने जल्दी से कहा। एक क्षण बाद ली फैन ने अपना हाथ हिलाया। कुछ नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, अच्छा काम करते रहो। उन्होंने शांत भाव से अपना निरीक्षण जारी रखा और आधे दिन बाद अपने अस्थायी कोर्ट में लौट आए। अपने आसपास के क्षेत्र को सील करने के बाद ली फैन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हे जूनियर भाई, मैं हमारी आधिकारिक बैठक का बहुत इंतजार कर रहा हूं। सीनियर सिस्टर झाओ की धीमी हंसी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। क्या यह दिव्य चेतना के उस क्षण का अंतिम संदेश था, या ली फैन के वास्तविक शरीर ने वास्तव में इसे सुना था? फिलहाल वह कुछ नहीं बता सका। वरिष्ठ बहन झाओ, बिल्कुल भ्रम है। ली फैन ने पिछली शताब्दी में ग्रैंड दाओ संप्रदाय में अपने अनगिनत अनुभवों पर विचार किया। यद्यपि कुछ विवरण धुंधले थे, लेकिन अधिकांश घटनाएं ऐसी वास्तविक लगी मानो उन्होंने उन्हें जिया हो, वास्तविकता से अलग नहीं। इसने ली फैन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह वास्तव में सीनियर सिस्टर झाओ का कनिष्ठ भाई और प्राचीन ग्रैंड दाओ संप्रदाय का सदस्य था, जो दशकों बाद पुनर्जन्म लेने और अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए था। उन्होंने पुनर्मिलन के लिए सीनियर सिस्टर झाओ से मिलने का विचार भी मन में रखा। यदि उसके पास केवल एक जीवनकाल की यादें होती और उसके पास सत्य नहीं होता तो शायद उसने वास्तव में ऐसा किया होता। ली फैन इस विचार से काम उठा। दिव्य चेतना की एक छोटी सी झलक के साथ भी सीनियर सिस्टर झाओ के भ्रम में डूबे रहने से उनके असली शरीर पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 5 बुजुर्ग संघ के साधक उसके प्रति इतने वफादार थे। उन्होंने अपने शुभानुवांग हृदय शोधन मंत्र को सक्रिय किया तथा अपने दाव हृदय को मजबूत करने और पोषित करने के लिए ईंधन के रूप में वरिष्ठ बहन झाओ के प्रति समर्पण के सामयिक विचारों का उपयोग किया। 3 दिन और रात के बाद ली फैन ने अंततः वन हॉट इमोर्टल सेट की अपनी यात्रा के प्रभाव को समाप्त कर दिया। कम से कम सतह पर तो ऐसा ही है। स्वयं को पूरी तरह से मुक्त करने के बाद ली फैन ने अनुभव से प्राप्त लाभों का विश्लेषण और व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रैंड दाओ संप्रदाय में उनका समय सीनियर सिस्टर झाओ द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी थी। वास्तव में शुरू से अंत तक ली फैन को उसका असली नाम भी नहीं पता था। फिर भी भ्रम के भीतर उसे थोड़ी सी भी असंगति महसूस नहीं हुई थी, लेकिन झूठ के बीच सच्चाई भी थी। कम से कम भ्रम में ग्रैंड दाओ संप्रदाय के शिष्य जी चांगशी और मोजरेन जैसे व्यक्ति वास्तव में एक बार अस्तित्व में थे। साधना तकनीकें, स्वर्ग और पृथ्वी अभिसरण मैनुअल और आत्मा विच्छेदन दिव्य चमक कला भी नकली नहीं हो सकती है। यह दुख की बात थी कि पतित अमर लोक से लौटने के बाद की तरह विशिष्ट विवरण स्पष्ट रूप से याद नहीं किए जा सके। फिर दुनिया को बदल देने वाली घटनाएं घटी जो उन्होंने जूनियर ब्रदर के रूप में अनुभव की थी। तो अमर नश्वर मियाज़मा वास्तव में एक दीर्घायु अमर स्वर्गीय संप्रभु का काम था, न कि स्वर्ग और पृथ्वी का प्राकृतिक विकास। ली फैन ने यिन द्वीप के यिन शांग्रेन के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने छिपे हुए स्वर्गीय सम्राट की खोज की और परिणामस्वरूप उसे चुप करा दिया गया? पिछले जन्मों में यिन शांग्रेन की अकथनीय आत्महत्या को याद करते हुए ली फैन अटकलें लगाने से खुद को रोक नहीं सका। एक बार जब किसी की शक्ति दीर्घायु स्तर तक पहुंच जाती है तो भले ही वह जुबान हुआंग क्षेत्र के किसी कोने में फंसा हुआ एक नकली दीर्घायु विशेषज्ञ ही क्यों न हो, उसकी शक्ति और क्षमताएं साधारण साधकों की समझ से परे होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे सीनियर सिस्टर झाओ ने मार्गदर्शन प्रक्रिया के दौरान एक ऐसा विशद भ्रम पैदा किया जो एक रोमांटिक अनुकरण जैसा महसूस हुआ। लेकिन उसके लिए इस सबका वास्तविक महत्व क्या था? ली फैन का मानना था कि अपनी शक्ति से भ्रम की उलझन के बिना भी वह आसानी से अन्य साधकों को निगल सकती है और उनमें विलीन हो सकती है। फिर भी उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय उसने ली फैन के साथ इस खेल को खेलने पर जोर दिया जो कई सौ वर्षों से चला आ रहा खेल है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच बहुत ऊब गई थी? हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन ली फैन का मानना था कि इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है। दीर्घायु अमर सम्राटों पर जासूसी करने की कोशिश कर रही चींटियों ने सोचा कि वे ऐसा गुप्त रूप से कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चला है। हकीकत में सब कुछ पहले से ही उनकी नजर में था। जिस पल उनकी नजर उन पर पड़ी उसी पल से उन पर ध्यान दिया जा चुका था। यह सीनियर सिस्टर झाओ की अंतिम याद दिलाने वाली बात थी, या शायद अधिक सटीक रूप से कहें तो उनकी चेतावनी थी। ली फैन अमर नश्वर मियाज़मा के रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, वह मास्टर यिन के समान स्थिति में हो सकता है। उसके मन में एक विचार का औधा और ली फैन ने अपनी निराकार हत्या की मंशा को सक्रिय कर दिया तथा अपनी दृष्टि यिन द्वीप पर केंद्रित कर दी। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद मास्टर यिन पहले की तरह ही मनुष्यों पर प्रयोग करने में तल्लीन दिखाई दिए। इतने साल बीत गए हैं, फिर भी अमर नश्वर मियाज़मा की घातक शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। केवल इसकी संचरण क्षमता मूल संस्करण की तुलना में कम हो गई है। प्रयोग में नश्वर लोगों को दर्द से कराहते हुए देखकर ली फैन को सीनियर सिस्टर झाओ के भ्रम में देखे गए दृश्य याद आए और उसने अपने मन में दोनों की तुलना की। मास्टर यिन पूरी तरह से एकाग्र थे, नश्वर प्राणियों की भयानक चीखों से अप्रभावित। ऐसा लग रहा था मानो उनके सामने मौजूद जीवन केवल डिस्पोजेबल संसाधन हो। कुछ देर देखने के बाद ली फैन ऊब गया। लगता है उसे कुछ भी सही तरह से समझने में अभी और समय लगेगा, यह सोचकर ली फैन ने अपनी नजरें हटा लीं। उनके विचार कांग्यो अमर शहर के निर्माण की ओर लौट आए। अब 6 महीने की समय सीमा का अधिकांश भाग पहले ही बीत चुका है। अमर शहर की मूल संरचना लगभग पूरी हो चुकी थी। अब केवल अमर पूर्वज की प्रतिमा और लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन संरचना जैसी महत्वपूर्ण स्थापनाएं ही शेष रह गई थीं। इस संबंध में 10,000 अमर गठबंधन के मुख्यालय द्वारा भेजे गए साधकों की सहायता से बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि निर्माण अवधि बढ़ने के कारण सामग्री की कमी अनिवार्य रूप से सामने आने लगी थी। आखिरकार ली फैन को शुरू में जो संसाधन मिले थे वे केवल एक तैरता हुआ शहर बनाने के लिए ही पर्याप्त थे, बशर्ते कि कोई गलती न हुई हो। हे झिंगहाओ और गाओ युआन के समन्वय के कारण यह कमी तुरंत उजागर नहीं हुई। इस बीच झो केबाओ, जो गुप्त रूप से परेशानी पैदा कर रहा था, आश्चर्यजनक रूप से धैर्यवान था। इतने समय तक उसने ली फैन से संपर्क नहीं किया था या उसे समझने की कोशिश नहीं की थी। ऐसा लगता है कि मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि वह पहला कदम उठाएगा। मुझे खुद ही कोई समाधान निकालना होगा। सामान्य सामग्री को योगदान बिंदुओं का उपयोग करके जियाओ शिवान के चैनलों के माध्यम से खरीदा जा सकता है, लेकिन जहां तक रणनीतिक संसाधनों की बात है उन्हें सामान्य तरीकों से हासिल करना आसान नहीं है। हालांकि ली फैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए वर्तमान कांग्यो अमर शहर पुनर्निर्माण परियोजना के कमांडर जो के का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। पुनर्निर्माण परियोजना में सभी साधकों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थीं। सेनापति होना वास्तव में कोई बहुत ज्यादा व्यस्त भूमिका नहीं थी। जब आसपास कोई नहीं था तो झो किंगम चुपचाप कांग्यो शहर से चला गया। पीछा किए जाने से बचने के लिए वह 3 दिन और 3 रात तक गहरे समुद्र में छिपा रहा। अपने सुरक्षित होने की पुष्टि के बाद ही उन्होंने 5 एल्डर्स एसोसिएशन से संपर्क किया। टूटे हुए पत्थर पर रोशनी की एक झिलमिलाहट दिखाई दी और एक क्षण बाद एक धुंधली आकृति उभरी। आपने अचानक हमसे संपर्क क्यों किया? कुछ हुआ क्या? शायद अपनी पिछली उपलब्धियों के कारण उस व्यक्ति का स्वर पहले से कहीं ज्यादा गर्म था।
यद्यपि जो केगंग ने पहले पहुंचकर प्रोटोकॉल तोड़ा था, फिर भी वह व्यक्ति नाराज नहीं था, बल्कि उसने सच्ची चिंता के साथ पूछा था। हाँ हाँ, चिंता मत करो बॉस, ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। वास्तव में यह एक सुनहरा अवसर है, जो केगंग ने उत्साह से कहा। ओह, आकृति उत्सुक लग रही थी। बॉस, आप शायद जानते होंगे कि हे झेंगहाओ की बदौलत मैं कांग्यू शहर के पुनर्निर्माण परियोजना का कमांडर बन गया। जो केगंग ने अपनी आवाज धीमी कर दी। लेकिन हाल ही में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसके बाद उन्होंने संक्षेप में बताया कि कैसे 10,000 अमर गठबंधन के भीतर कोई व्यक्ति ली फैन के खिलाफ संसाधनों को रोककर और उस पर दबाव डालकर साजिश रच रहा था। टूटे हुए पत्थर पर बनी आकृति ने सुनते ही भौहें सिकोड़ ली। यह असहनीय है, मास्टर ली जैसे व्यक्ति को इस तरह के अपमान का सामना कैसे करना पड़ सकता है। उन्होंने निजी तौर पर कहा है कि वे उन लोगों के अधीन होने के बजाय 5 एल्डर्स एसोसिएशन में शामिल होना पसंद करेंगे। जो केगंग की बात पूरी होने से पहले ही वह आकृति बहुत खुश हो गई। ओह, तो क्या इसका मतलब है कि ली फान दलबदल करने का इरादा रखता है? हालांकि उसे जल्द ही शक हो गया, लेकिन क्या हो अगर यह सब हमें जाल में फंसाने के लिए 10,000 अमर गठबंधन की किसी साजिश का हिस्सा हो? जो केगंग को थोड़ा अजीब लगा। बॉस, जाहिर है ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात थी। ओह, आकृति चुप हो गई। जो केगंग ने शीघ्रता से कहा, हालांकि दलबदल की संभावना कम है, फिर भी हमारे पास एक बड़ा अवसर है। ली फान ने मुख्य प्रशासक से एक सैन्य प्रतिज्ञा की है, अगर वह समय पर निर्माण पूरा नहीं कर पाया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। हाल ही में लापता संसाधनों को हासिल करने की कोशिश में वह लगभग पागल हो गया है। तो तुम्हारा मतलब है? आकृति तुरंत समझ गई। एक व्यापार। जो केगंग ने बार-बार सिर हिलाया और अपनी हथेलियां पत्थर पर रखकर सामग्री की एक सूची आगे बढ़ा दी। बिल्कुल बॉस, देखिए, क्या हम ये संसाधन हासिल कर सकते हैं? वहां एक संक्षिप्त विराम था। एक क्षण बाद वह आकृति धीरे से बोली, कोई बात नहीं। अच्छा, इन सामग्रियों से हम न केवल सुरक्षात्मक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अमर शहर का पूरा खाका भी प्राप्त कर सकते हैं। जो केगंग ने आत्मविश्वास से कहा। वह व्यक्ति चुप रहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह प्रलोभन में था। गठन आरेख का महत्व पहले ही 2 स्तरों से कम हो चुका है। अब यह कोई बहुत लाभदायक व्यापार नहीं रहा। कुछ सोचने के बाद आकृति ने निर्देश दिया, यदि संभव हो तो ली फैन से यह पता लगाने की कोशिश करें कि 10,000 अमर द्वीप की विसंगति वाले दिन वास्तव में क्या हुआ था। और यदि आप उसे स्मृति पत्थर के साथ दृश्य रिकॉर्ड करने के लिए कह सकें तो और भी बेहतर होगा। जो केगंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने उत्सुकता से पूछा, बॉस, क्या वह हम थे जिन्होंने पूरे 10,000 अमर द्वीप पर कब्जा कर लिया था? यह बहुत भयानक था, मुझे वहां न जा पाने का अफसोस है। अगर मैं वहां होता तो अब तक घर लौट चुका होता। वैसे यह इतना हंगामा किस बात पर था? हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे? वह व्यक्ति ठंडे स्वर में बोला, तुम ऐसी बातें पूछ रहे हो जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए। बस अपना काम करो। जो केगंग ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली, यह दर्शाते हुए कि उसे अपनी गलती का एहसास था। यह देखकर हवा में उड़ता चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी पूरी जानकारी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं। हालांकि एक बात निश्चित है, इस बार हमें महत्वपूर्ण लाभ मिला है। उनके स्वर में उत्साह झलक रहा था। यहां तक कि हमसे ऊपर वालों ने भी हाल ही में हम पर अधिक कृपा की है। वित्त पोषण उल्लेखनीय रूप से उदार रहा है, दोगुने से भी अधिक। और मेरे हिस्से का क्या? जो केगंग ने जल्दी से पूछा। तुम इतने परेशान क्यों हो? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? चेहरे ने डांटा। जब हम सौदा तय कर लेंगे तो ली फैन से आपको जो सामग्री चाहिए वह आपके हिस्से के साथ आपको सौंप दी जाएगी। शुक्रिया मालिक, जो किंग आंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। हालांकि मैं इन दिनों काफी अच्छा कर रहा हूं, अक्सर साधकों से उपहार प्राप्त कर रहा हूं, फिर भी कोई भी कभी ज्यादा पैसे होने की शिकायत नहीं करता। बस बहक मत जाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार तुम कमांडर बनोगे। लगता है उस समय हे झेंगहाओ को चुनना वाकई सही फैसला था। चेहरे ने एक पल सोचा, फिर कहा, हे झेंगहाओ और ली फैन दोनों की पृष्ठभूमि मजबूत है, आपको उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। जब कांग्यू अमर द्वीप का पुनर्निर्माण होगा तब भले ही ली फान द्वीप का असली स्वामी न बने, फिर भी उसका रुतबा जरूर ऊंचा होगा। उसके करीब रहकर तुम अकेले संघर्ष करने की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ोगे। तुम्हारे भविष्य की संभावनाएं असीम है। तब तक तुम दुश्मन की कतारों में पूरी तरह से घुसपैठ कर चुके होगे। इस बार हमने आगे आकर उनकी मुश्किलों से उबरने में उनकी मदद की। अगली बार जब हमें उनकी जरूरत होगी तो वे मना नहीं कर पाएंगे। चेहरे पर एक धीमी भयावह हंसी उभर आई। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं बॉस, जो केगंग ने प्रशंसा की। दोनों ने कुछ देर तक लेन देन के विवरण पर चर्चा की, जिसके बाद बातचीत समाप्त हो गई। जो किंग ने लापरवाही से काम करते हुए कोंग्यू अमर शहर के व्यस्त निर्माण स्थल की ओर वापस अपना रास्ता बना लिया और ऐसे घूम रहा था मानो अपने अधिकार का प्रदर्शन कर रहा हो। 10,000 अमर द्वीप पर विसंगति के दिन की छवि ली फैन ने एक पल के लिए सोचा और एक स्मृति पत्थर निकाला। उसके मन में दाव पत्थर से प्रवाहित प्रकाश निकल रहा था, जो उस दिन घटित हुई हर घटना का विवरण कैद कर रहा था। एक क्षण में ही यह पूरा हो गया। आदतन ली फैन ने दोबारा जांच की। हालांकि इसकी समीक्षा करने पर उन्हें कुछ असामान्य बात नजर आई। रिकॉर्डिंग में वह हरी रोशनी कैद नहीं हो सकी जिसने मार्शल हॉल को नष्ट कर दिया। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें केवल पूरा ढांचा और 1 दर्जन से अधिक किसान स्पष्ट रूप से हवा में गायब होते दिखाई दे रहे थे, जबकि बचे हुए किसान पूरी तरह से घबराए हुए थे और भागने के लिए छटपटा रहे थे। बाद में जब चीफ लू स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए पहुंचे तो दृश्य कुछ हास्यास्पद लग रहा था। रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता हो। ली फैन ने अपनी उंगलियां थपथपाई और गहरी सोच में डूब गया। ग्रैंड दाओ संप्रदाय के मायावी क्षेत्र में कई सदियां बिताने के बाद ली फैन ने कई रहस्य सीख लिए थे जो सामान्य साधक नहीं जान सकते थे। वास्तविकता में लौटने पर इनमें से कुछ बातें उनकी स्मृति से धुंधली हो गई थी, लेकिन कुछ अभी भी उनके दिमाग में थी। जैसे ये युआनडाओ प्रांत पर मंडरा रहा है, वैसे ही इस दुनिया में भी ऐसे भयानक अस्तित्व हैं जिन्हें दर्ज नहीं किया जा सकता। चाहे कलम और कागज से, जेड स्लिप से या किसी अन्य विधि से उन्हें दस्तावेजित करना असंभव है। यदि प्रतिबंध काफी सख्त है तो वे लोगों की यादों से भी गायब हो सकते हैं। लेकिन यह सब इस आधार पर है कि ये चीजें सचमुच मौजूद हैं। ली फैन के दिमाग में अंतर्दृष्टि की एक चमक उठी। ऐसा लगता है कि 1 साल पहले ऐसी कोई अलिखित घटना घटित नहीं हुई थी। तो क्या यह हो सकता है कि रहस्यमय वेब दुनिया में पहले ही प्रकट हो चुका है? ली फैन थोड़ा चौंका। यदि विशाल TRX-1 स्पिरिट लॉकिंग फॉर्मेशन अभी तक पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है तो संभवतः यह अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है। सालों से 10,000 अमर गठबंधन अपनी विशिष्ट सेनाओं को इकट्ठा कर रहा है। जाहिर है वे व्यस्त रहे हैं। 5 बुजुर्गों के संघ के अभूतपूर्व भव्य कार्यों का भी इससे संबंध होना चाहिए। काफी देर तक विचार करने के बाद ली फैन ने अपने हाथ में स्मृति पत्थर को देखा और उससे और छेड़छाड़ न करने का निर्णय लिया। 10,000 अमर द्वीप पर रहस्यमयी जाल वाली विसंगति को काफी समय हो गया था। अब जब 5 बुजुर्गों का संघ इस मामले को फिर से उठा रहा था तो ली फैन को शक हुआ कि उनका लक्ष्य शायद लापता बुजुर्ग गोंगसुन ही था। न केवल 5 बुजुर्ग संघ बल्कि 10,000 अमर गठबंधन भी उसकी तलाश कर रहा था। इतने लंबे समय तक जुआन हुआंग क्षेत्र की 2 सबसे शक्तिशाली ताकतों से बचने के लिए एल्डर गोंगसुन किक्सुआन को काफी दुर्जय होना चाहिए। यह संभव है कि वह जानबूझकर नहीं छिप रहा हो, बल्कि गंभीर रूप से घायल हो गया हो और होश खो बैठा हो। ली फैन ने सोचा और उसने अपना सिर हिलाकर इस विचार को खारिज कर दिया। ली फैन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कोंग्यू अमर शहर के पुनर्निर्माण के लिए रिकॉर्डिंग पत्थर और ब्लूप्रिंट को अपने क्लोन जो केगंग को सौंप दिया। 10 दिन बाद जो केगंग ने ये अत्यंत गोपनीय वस्तुएं पत्थर जैसे चेहरे वाले व्यक्ति को सौंप दी।
उनकी पुष्टि करने के बाद वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और अपनी बात से पीछे नहीं हटा तथा रणनीतिक सामग्रियों से भरा एक भंडारण छल्ला उसे सौंप दिया। इसके साथ ही ली फैन ने संकट को आसानी से हल कर लिया। पर्याप्त सामग्री के साथ कांग्यो अमर शहर का निर्माण कार्य एक बार फिर तेज हो गया। ली फैन ने परियोजना के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए बार बार उपस्थिति दर्ज कराई। उनके अधीन कृषक उत्साह से भरे हुए थे। हालांकि एक समूह ऐसा भी था जो शांत नहीं बैठ सका। धूल पार करने वाली नाव पर एक अंधेरे कमरे में जो के बाओ, यह आपका शानदार विचार था। हाँ, अब तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि कांग्यो शहर लगभग खत्म हो चुका है? क्या तुम्हें इतना यकीन नहीं था कि ली फैन बस शांत होने का नाटक कर रहा था? अब तुम्हें क्या कहना है? जो के बाओ का चेहरा पीला और लाल हो रहा था क्योंकि वह अपने साथियों की लगातार फटकार सुन रहा था। यहाँ कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है, उसने बचाव करते हुए कहा। कुछ समय पहले मैंने जो जानकारी एकत्र की थी उससे स्पष्ट था कि उनके पास संसाधन समाप्त हो रहे थे। ऐसा कैसे हुआ कि अचानक उनके पास सामग्री की प्रचुरता हो गई? ये कड़े नियंत्रण वाले रणनीतिक संसाधन हैं, आप इन्हें यूं ही नहीं खरीद सकते। जो के बाओ का चेहरा भ्रम से भरा हुआ था और उसकी आंखें रहस्य को जानने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन उनके शब्दों से वहां मौजूद सभी लोग स्पष्ट रूप से सहमत नहीं हुए। ये सब भूल जाओ, अब हम क्या करें? जब ली फैन अमर शहर का निर्माण पूरा कर लेगा तो हमारी सामग्री बेकार हो जाएगी। हम सब कुछ खो देंगे और यह भी नहीं कि अगर ली फैन ने हमारी शिकायत कर दी तो फिर क्या होगा? जो के बाओ, यह गड़बड़ तुमने ही की है, इसलिए इसे ठीक करो। जाओ, ली फैन को ढूंढो और बातचीत करो। आवाजों के कोलाहल के बीच जो के बाओ अभिभूत हो गया। उसने जो प्रेरणा महसूस की थी वो उसे समझने से पहले ही लुप्त हो गई। कोई अन्य विकल्प न देखकर जो के बाओ ने गहरी सांस ली और हार मान ली। अगले दिन जो के बाओ ने ली फैन से संपर्क किया। चालाकी करने के बजाय उन्होंने पूरी स्थिति को ईमानदारी से समझाया। दावबादी ली, तुम्हारा दांव बहुत बढ़िया था, हम पूरी तरह से हार गए। लेकिन ये सब शुरू से ही तंताई कैन का आइडिया था, हम बस कुछ पल के लिए अंधे हो गए थे। जो के बाओ ने शर्मिंदगी से कहा। ली फैन मुस्कुराया लेकिन बोला नहीं। तो अब तुम क्या चाहते हो? आप ही हैं जो मुझे सचमुच समझते हैं, दावबादी जो। ली फैन की पहले की कठोर अभिव्यक्ति अब अत्यंत दयालुता में बदल गई। आप आधुनिक साधक सचमुच नवाचार करना जानते हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी भी थोड़ा पुराना जीवाश्म हूं। उन्होंने जो के बाओ के कंधे पर थपथपाया, उनकी प्रशंसा स्पष्ट थी। यदि आप वास्तव में ऐसा कर सकें तो सभी पुरानी शिकायतें मिट जाएंगी। भविष्य में हम और भी अधिक निकटता से मिलकर काम कर सकते हैं। यह असंभव नहीं है। आपकी पृष्ठभूमि मजबूत है, लेकिन मेरी भी कोई कमी नहीं है। ली फैन के चेहरे पर गर्व की झलक दिख रही थी जब उन्होंने जो के बाओ के लिए एक भव्य चित्र बनाया जो उनकी बात पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सके। आखिरकार इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में रणनीतिक संसाधन जुटाना कोई साधारण किसान के बस की बात नहीं थी। शक्ति और प्रभाव से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति के रूप में जो के बाओ अच्छी तरह से जानते थे कि 10,000 अमर गठबंधन में संबंध और पृष्ठभूमि कभी कभी साधना शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आओ आओ, विवरण को और अच्छी तरह समझाओ। ली फैन ने जो के बाओ को अपने करीब खींचा, जो स्पष्ट रूप से मोबाइल अमर शहर गुफा निवास में बहुत रुचि रखता था। यह देखकर कि बातचीत कितनी सुचारू रूप से चल रही थी, जो के बाओ बहुत खुश हुआ। उन्होंने देर न करते हुए हवा में उड़ती छवियों की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। प्रत्येक भाग को बड़ा करके विस्तार से समझाने लगे। लंबे समय के बाद जो के बाओ सभी बातों से थक गया था। अंततः ली फैन ने संतोष में सिर हिलाया। अगर किसी को पता चल गया तो क्या ऊपर वाले हमें दोषी ठहराएंगे? एक पल की खामोशी के बाद ली फैन ने पूछा। हाँ, चिंता मत करो ताओवादी ली, कानून कहता है कि जो कुछ भी स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है उसकी अनुमति है। 10,000 अमर गठबंधन में ऐसे कोई नियम या विनियम नहीं है जो साधकों को अमर नगर संरचनाओं की नकल करके गुफा आवास बनाने से रोकते हों। जो के बाओ ने बार बार आश्वासन दिया। जब तक आप शांत रहेंगे और दिखावा नहीं करेंगे तब तक आपको परेशान करने की जहमत कौन उठाएगा? बेशक अगर कोई इसकी सूचना देता है और हालात बिगड़ जाते हैं तो हम इसे ध्वस्त कर सकते हैं। तूफान टल जाने के बाद हम इसे आपके लिए फिर से बना देंगे। जो के बाओ का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि आप ताओवादी जो एक आत्मीय आत्मा है। ली फैन हल्के से मुस्कुराया। उसने एक खाली ज़ेड पर्ची निकाली और उसे जो के बाओ को देने से पहले कुछ देर हाथ में पकड़े रखा। इसमें अमर नगर गुफा निवास के लिए मेरी अतिरिक्त जरूरतें लिखी हैं। वापस जाकर लागत का हिसाब लगाओ, फिर जल्दी से मुझे एक कोटेशन भेज दो। यदि कोई बड़ी समस्या नहीं हुई तो हम सौदे को अंतिम रूप दे देंगे। हालांकि अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मेरा फायदा उठा सकते हो तो यह मौत तक की लड़ाई होगी। ली फैन की आंखों में थोड़ी देर के लिए जानलेवा इरादे की एक झलक दिखाई दी। निश्चिंत रहो ताओवादी ली, मैं समझ गया। जो के बाओ ने बहुत खुश होकर ज़ेड पर्ची स्वीकार की और उत्सुकता से खुद को माफी देने से पहले एक त्वरित नजर डाली। ये कितने परजीवी हैं। जो के बाओ को जाते देख ली फैन ने धीरे से उपहास किया। लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। इन परजीवियों के बिना मैं इस कड़ाई से विनियमित 10,000 अमर गठबंधन से कैसे लाभ प्राप्त कर पाऊंगा? ठंडी हंसी के साथ ली फैन ने धीरे से आगे की ओर इशारा किया। अमर शहर गुफा निवास का एक लघु संस्करण फिर से प्रकट हुआ जो उसने अभी अभी देखा था और वास्तविक कोंगियो अमर शहर के साथ संयुक्त था। मेरा अपना एक तैरता हुआ शहर। यह एक ऐसा खजाना है जो मेरे पास बिना किसी प्रयास के आया है। ली फैन ने थोड़ा सा आंखें सिकोड़ते हुए अपने विचारों के अनुसार तैरते शहर के मॉडल में टिप्पणियां जोड़ दी। समय जल्दी बीत गया। 3 दिन बाद जो के बाओ एक तैयार उद्धरण के साथ जल्दी से वापस आ गया। 18,630,000 योगदान अंक। ली फैन बुदबुदाया। इस डर से कि ली फैन सोचेंगे कि यह बहुत महंगा है, जो के बाओ ने जल्दी से समझाया, यह केवल आपके अतिरिक्त अनुरोधों और कुछ श्रम की लागत को कवर करता है। अमर शहर के निर्माण के लिए सामग्री पूरी तरह से हमारे खर्च पर है। हमने वास्तव में आपके साथ सुलह करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, दाववादी। ली फैन प्रभावित नहीं हुआ। मुझे बात करने से रोको। पूरे 10,000 अमर गठबंधन में मेरे ली फैन के अलावा कौन अमर शहर को गुफा निवास के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा? अगर मैं इस पर आगे नहीं बढ़ा तो आपकी ये सामग्री गोदाम में बेकार पड़ी रहेगी। लेकिन अब आप उन्हें योगदान अंकों में परिवर्तित कर सकते हैं। जो के बाओ ने बहस करने की हिम्मत नहीं की, केवल सहमति में सिर हिलाया। 18,630,000 थोड़ी ज्यादा है। चलो 15 मिलियन पर समझौता करते हैं। ली फैन ने साहसपूर्वक प्रस्ताव रखा। अगर यह काम करता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो मान लीजिए कि हमने इस पर कभी चर्चा ही नहीं की। यह सुनकर जो के बाओ का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। काफी हिचकिचाहट और आंतरिक संघर्ष के बाद अंततः उन्होंने दांत पीसकर सहमति दे दी। इसके बाद उन्होंने एक सुनहरा अनुबंध निकाला, उसमें कुछ समायोजन किए और उसे सौंप दिया। ली फैन ने ध्यान से उसकी समीक्षा की। जो के बाओ के नाम के अलावा उसमें गौ जिहाओ और को दाइलोग सहित 8 अन्य साधकों के नाम भी दर्ज थे। जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि सब कुछ ठीक है तो ली फैन ने अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही सुनहरे प्रकाश की 2 किरणें उनके शरीर में प्रवेश की, जो के बाओ ने अंततः राहत की सांस ली। समझौते के अनुसार ली फैन ने सबसे पहले 5 मिलियन योगदान अंक हस्तांतरित किए। अमर नगर गुफा निवास कब पूरा होगा? ली फैन ने जो के बाओ से पूछा, जिसका चेहरा मुश्किल से उसकी खुशी को रोक पा रहा था। जो के बाओ ने वादा किया, यह उस दिन तैयार हो जाएगा जिस दिन कांग्यो अमर शहर का निर्माण पूरा हो जाएगा। इतनी जल्दी? इस बार ली फैन हैरान था। आखिरकार उन्होंने प्रथम अध्यादेश दिया जिंगलों द्वारा निर्धारित समय सीमा को पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हुए कांग्यो सागर से सभी उपलब्ध साधकों को इकट्ठा किया था। अब शहर के पूरा होने में 2 महीने से भी कम समय बचा है।
इतने कम समय में गुफा निवास का कार्य पूरा करना असंभव लग रहा था। और फिर भी जो केबाओ ने बहुत आत्मविश्वास के साथ बात की। उनकी कार्यकुशलता ली फैन की जल्दबाजी में गठित टीम से कहीं अधिक होगी। ली फैन के आश्चर्य के दुर्लभ भाव को देखकर जो केबाओ को गर्व महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, उस स्थिति में मैं दोहरे उत्सव के दिन का इंतजार करूंगा। अब तुम जा सकते हो। ली फैन ने जो केबाओ को आउट कर दिया, जो बिना देरी किए झुककर चले गए। समय उड़ता गया और कांग्यू अमर शहर के पूरा होने का दिन नजदीक आ गया। व्यस्त किसान अपने चेहरे पर उत्सुकता दर्शाने से खुद को नहीं रोक सके। आखिरकार वे इतनी मेहनत कर रहे थे। कांग्यू शहर के पुनर्निर्माण, द्वीप स्वामी ली फैन से पुरस्कार और पदों की नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। ली फैन ने दियाई जिंगलों के कार्य को नहीं बुलाया था। उन्होंने बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए अमर शहर की नींव में जुबानतियान नेदरलॉक संरचना को पूरी तरह से एकीकृत किया था। जैसे ही शहर की नींव का भव्य समारोह नजदीक आया, ली फैन ने खुद को एक गुप्त कक्ष में अकेला पाया और अचानक उसे एक आध्यात्मिक अनुगूंज महसूस हुई। यह पता चला कि पतित अमर क्षेत्र, जिसमें वह लंबे समय से प्रवेश नहीं कर पाया था, अब उसके लिए फिर से खुल गया था। शुआन हुआंग के स्वर्गीय आदरणीय को आशीर्वाद। ली फैन ने अनुष्ठान किया और पतित अमर क्षेत्र में पुनः प्रवेश किया। कहानी पिछली बार से शुरू हुई। उसे और जूके को लुया द्वारा नानमिंग जानवर पर्वत पर जाने का काम सौंपा गया था। जियो हे, आपको क्या लगता है कि वरिष्ठ भाई लुया ने मुझे इतना महत्वपूर्ण कार्य क्यों सौंपा? यह नानमिंग जानवर पर्वत कोई आसान जगह नहीं है। अन्य वरिष्ठ भाइयों के अनुसार यह भयानक राक्षस जानवरों से भरा है। क्या अधिक शक्तिशाली वरिष्ठ भाई बेहतर विकल्प नहीं होगा? जूके ने अपना सिर झुका लिया। उसकी बड़ी आंखें भ्रम से भर गईं। ली फैन ने उसे एक मजाकिया थप्पड़ मारा। क्या आप चुप हो सकते हैं? इस यात्रा में आपने ये प्रश्न 10वीं बार पूछा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने अपने बड़े भाई लुया से क्यों नहीं पूछा। मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? जूके ने मोह बनाते हुए कहा, यह सच नहीं है। ये तो सिर्फ 9वीं बार है। जब वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, तभी दूर आकाश से अचानक ड्रैगन की तेज दहाड़ गूंज उठी। इससे उनकी बातचीत बाधित हो गई। दूर तक देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जहां समुद्र और आकाश का मिलन होता है, वहां क्षितिज धुंधला हो गया है, जिससे पानी और आकाश के बीच अंतर करना कठिन हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अजगर जैसी गर्जना ऊपर बादलों से आ रही हो। बादलों के बीच से नीले ड्रैगन के शल्कों और पंजों की हल्की सी झलक देखी जा सकती थी। उसका शरीर अंतहीन रूप से फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आकाश के किनारे तक फैला हुआ है। संयोगवश प्रकट हुई ड्रैगन की पूंछ दोनों दर्शकों की नजरों में पहाड़ जितनी बड़ी दिखाई दी। जूके ने आश्चर्य से देखा। उसका सिर ऊपर की ओर झुका हुआ था। उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ा रहा था। यह ड्रैगन इतना विशाल कैसे है? मैंने पहले भी संप्रदाय में एजो ड्रैगन देखे हैं, लेकिन इसकी तुलना में इन्हें ड्रैगन भी नहीं कहा जा सकता। ये तो छोटी छोटी मडील है। जो पूरी तरह से अनजान नहीं था, जानता था कि यह राक्षसी जानवरों का क्षेत्र था, और उसने चुपचाप ली फैन से कहा, दिव्य ड्रैगन अपना सिर दिखाता है लेकिन अपनी पूंछ नहीं। ली फैन ने उसे अनदेखा कर दिया। वह अपनी निगाहें आसमान में नीले ड्रैगन पर टिकाए रहा तथा जुबान पक्षी के वंश से जुड़ी अपनी यादों को खोजता रहा। यह नीला ड्रैगन युगों से अस्तित्व में था, जो दीर्घायु सम्राट सन्मो के जीवनकाल के लगभग बराबर था। सन्मो के विपरीत, जो राक्षसी जानवरों का मार्गदर्शन करने के लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में कार्य करता था, इस नीला दिव्य ड्रैगन ने कभी भी राक्षसी जानवरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। इसने एक संरक्षक देवता की भूमिका निभाई तथा संसार में कभी कभार ही प्रकट हुआ। जब राक्षसी जानवरों को अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हुआ, तभी उसने उनकी सहायता की। नीला दिव्य ड्रैगन आमतौर पर लहरों या बादलों में छिप जाता है। आज अचानक इसने ऐसी दहाड़ क्यों निकाली? ऐसा लगता है कि नानमिंग में कुछ बड़ी घटना घट रही है। ठीक समय पर पहुंचना सचमुच किसी की किस्मत में लिखा हुआ है। जब ली फैन कुछ सोच रहा था, उसने जूके को एक हल्का थप्पड़ मारा। जूके उलझन में था। उसने जवाबी कार्रवाई करना चाहा, लेकिन ली फैन ने उसे तुरंत दबा दिया। जूके के नीचे लुबान पक्षी असहाय होकर आह भर रहा था। इसकी गति कम नहीं हुई। यह पूरी गति से दक्षिण की ओर उड़ता रहा। नानमिंग क्षेत्र विशाल और असीम था। ऊपर आसमान के अलावा केवल अंतहीन नीला सागर ही दिखाई दे रहा था। 10 दिनों से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद भी दृश्य अपरिवर्तित रहा। न केवल उन्होंने पशु पर्वत को नहीं देखा था, बल्कि उनका सामना किसी साधारण राक्षसी जानवर से भी नहीं हुआ था। इसके बजाय उन्होंने कभी-कभी अजीब मछलियों के झुंड को पानी की सतह पर आते और खिलखिलाकर हंसते हुए देखा। इनमें से कुछ मछलियां तो जूके और उसके समूह की छाया का पीछा करते हुए पानी में उनके पीछे पीछे चल रही थीं। हालांकि ये मछलियां स्पष्ट रूप से राक्षसी जानवर नहीं थीं। वे केवल सहज ज्ञान पर निर्भर थीं, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई थी। जियो हे, ये जानवर पर्वत वास्तव में कहां है? जूके ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिका लिया। वो उबा हुआ लग रहा था। वरिष्ठ भाई लुया ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। उन्होंने मुझे केवल दक्षिण की ओर बढ़ते रहने को कहा। मैंने वास्तव में उस पर विश्वास किया था। कितना निराशाजनक था। जैसे ही ली फैन जवाब देने वाला था, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। पीछे से खून की तेज गंध के साथ हत्या की एक लहर उनकी ओर बढ़ी। वह तुरंत मुड़ा और हमले का जवाब देने के लिए काली रोशनी बिखेरने लगा। हमलावर की ओर से आश्चर्य भरी आवाज आई। बूम! विस्फोट के बीच लुवान पक्षी ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने गुस्से से चीखते हुए जूके को बचाने के लिए अपने पंख फैला दिए। ली फैन हवा में उड़ गया और दूर से हमलावर को देखता रहा। यह 2 सिर वाला पक्षी था। उसके पंख पूरी तरह सफेद थे और उसका एक सिर बड़ी बड़ी आंखों वाला था। उसकी निगाहें जूके के समूह के बीच तेजी से घूम रही थीं। दूसरा सिर सोया हुआ लग रहा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह हास्यास्पद ढंग से झपकी ले रहा था। तो यह जुबान पक्षी जनजाति से है। मैंने इतने लंबे समय से इसे नहीं देखा है और यह इस रूप में बदल गया है। वास्तव में अविश्वसनीय रूप से बदसूरत। 2 सिर वाले पक्षी ने तीखी आवाज में उपहास किया। मनमन। ली फैन ने तुरंत पक्षी को पहचान लिया। इसका जुबान बट जनजाति से कुछ पारिवारिक संबंध था। इसका नाम मनमन था। हालांकि यह नाम प्रभावशाली नहीं लगता, लेकिन इसकी उत्पत्ति काफी असाधारण थी। ऐसा कहा जाता है कि इसका बायां सिर सभी चीजों के कारण और प्रभाव को देखने में सक्षम था, जबकि दायां सिर हमेशा नींद की अवस्था में रहता था। जब उसे किसी विपत्ति का आभास होता तो वह अचानक जाग उठता। हालांकि ज्यादातर मैनमैन पक्षियों के पंख हरे और लाल रंग के होते थे। ये शुद्ध सफेद पंख बेहद दुर्लभ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे ली फैन बदसूरत लगी। ये ली फैन के बिल्कुल विपरीत था, जो पूरी तरह से काला था। हालांकि राक्षसी जानवर जनजाति के भीतर वरिष्ठता के संदर्भ में इस पक्षी को ली फैन का वरिष्ठ माना जा सकता है। फिर भी इस सफेद मैनमैन पक्षी के अचानक हमले और उपहास का सामना करते हुए ली फैन निश्चित रूप से कोई सम्मान नहीं दिखाने वाला था। अजीब बात है, ये बत्तख की टर्राहट जैसी आवाज क्यों है? क्वाक क्वाक, कितना कष्टप्रद और शोरगुल है। ली फैन ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने मनमन पक्षी को नहीं देखा हो। वह भ्रम और तिरस्कार से इधर उधर देखने लगा, फिर जूके की ओर मुड़ा। जूके ने एक क्षण के लिए पलकें झपकाई, फिर ताली बजाई और हंसते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी यह सुना है। वे कहते हैं कि नानमिंग का पशु पर्वत राक्षसी जानवरों के लिए पवित्र भूमि है। यह इतनी असभ्य बत्तख को वहां भटकने की अनुमति कैसे दे सकता है? सचमुच अजीब है। उनकी उपहासपूर्ण बातचीत सुनकर मनमन पक्षी क्रोधित हो गया। तुम दोनों छोटे बच्चे, तुम किसे बत्तख कह रहे हो? मैं महान और पूजनीय मनमन पक्षी हूं, एक दुर्लभ शुद्ध सफेद संस्करण, आप। लेकिन इसमें जो भी लिखा था, ली फैन और जूके बस अपना सिर हिलाते रहे, घृणा से इसे देखते रहे। सफेद मनमन पक्षी क्रोध से फटने ही वाला था, पुनः आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि जैसे कि उसे अचानक कुछ याद आ गया हो, वह खुद को रोक लिया।
जुबान पक्षी जनजाति, मैं तुम्हें याद रखूंगा। उसने ली फैन को घूरा और अपने पंख फड़फड़ाते हुए आगे की ओर उड़ गया। ली फैन और जूके ने एक दूसरे को देखा और तुरंत अपने पक्षी को भी पीछे आने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद मैनमैन बर्ड ने देखा कि वे अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तुम अब भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? ली फैन ने व्यंग्य किया। अजीब बात है, दुनिया बहुत बड़ी है और सभी जानवर आजादी से घूमते हैं। तुम्हारी मनमन पक्षी जनजाति ने कब से आसमान पर स्वामित्व का दावा करना शुरू कर दिया? क्या दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं है? इससे पहले कि सफेद मैनमैन पक्षी जवाब दे पाता, एक अजीब सी हंसी अचानक क्षितिज से गूंज उठी, जो एक पल में ही आ पहुंची। हा हा हा, उस छोटे ने अच्छी बात कही है। लगता है तुम्हारा मैनमैन बर्ड कबीला बहुत घमंडी हो गया है। श्वेत मनमन पक्षी की आंखें क्रोध से चमक रही थीं। उनमें हत्या का इरादा कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन जब उसने नए आगंतुक को देखा तो उसकी उग्रता तुरंत शांत हो गई। उनके सामने जो प्राणी था वह एक पक्षी था, फिर भी उसका शरीर कुत्ते का और चेहरा मनुष्य का था। जैसे ही वह उड़ता, तेज हवा की आवाज उसके पीछे आती। यह कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध दाफेंग पक्षियों में से एक था। हा हा हा, दाफेंग पक्षी एक बार फिर खिलखिलाकर हंसते हुए नीचे उतरा। अंततः जूके पर टिकने से पहले उसकी निगाह कुछ देर के लिए ली फैन पर टिकी। उसकी आंखों में दिलचस्पी की एक झलक उभरी। एक मानव बच्चा आपको राक्षसी जानवरों के क्षेत्र में क्या लाया है? जहां समुद्र आकाश से मिलता था, वहां यह बात धुंधली हो गई, जिससे पानी और आकाश के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अजगर जैसी गर्जना ऊपर बादलों से आ रही हो। बादलों के बीच से नीले ड्रैगन के शल्कों और पंजों की हल्की सी झलक देखी जा सकती थी। उसका शरीर अंतहीन रूप से फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आकाश के किनारे तक फैला हुआ है। संयोगवश प्रकट हुई ड्रैगन की पूंछ दोनों दर्शकों की नजरों में पहाड़ जितनी बड़ी दिखाई दी। जूके ने आश्चर्य से देखा, उसका सिर ऊपर की ओर झुका हुआ था, उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ा रहा था। यह ड्रैगन इतना विशाल कैसे है? मैंने पहले भी संप्रदाय में एजो ड्रैगन देखे हैं, लेकिन इसकी तुलना में इन्हें ड्रैगन भी नहीं कहा जा सकता। ये तो छोटी छोटी मडील है। जो पूरी तरह से अनजान नहीं था, जानता था कि यह राक्षसी जानवरों का क्षेत्र था, और उसने चुपचाप ली फैन से कहा, दिव्य ड्रैगन अपना सिर दिखाता है लेकिन अपनी पूंछ नहीं। ली फैन ने उसे अनदेखा कर दिया। वह अपनी निगाहें आसमान में नीले ड्रैगन पर टिकाए रहा तथा जुबान पक्षी के वंश से जुड़ी अपनी यादों को खोजता रहा। यह नीला ड्रैगन युगों से अस्तित्व में था, जो दीर्घायु सम्राट सन्मो के जीवनकाल के लगभग बराबर था। सन्मो के विपरीत, जो राक्षसी जानवरों का मार्गदर्शन करने के लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में कार्य करता था, इस नीला दिव्य ड्रैगन ने कभी भी राक्षसी जानवरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। इसने एक संरक्षक देवता की भूमिका निभाई तथा संसार में कभी कभार ही प्रकट हुआ। जब राक्षसी जानवरों को अस्तित्व का खतरा पैदा हुआ, तभी उसने उनकी सहायता की। नीला दिव्य ड्रैगन आमतौर पर लहरों या बादलों में छिप जाता है। आज अचानक इसने ऐसी दहाड़ क्यों निकाली? ऐसा लगता है कि नानमिंग में कुछ बड़ी घटना घट रही है। ठीक समय पर पहुंचना सचमुच किसी की किस्मत तय है। जब ली फैन कुछ सोच रहा था, उसने जूके को एक हल्का थप्पड़ मारा। जूके उलझन में था, उसने जवाबी कार्रवाई करना चाहा, लेकिन ली फैन ने उसे तुरंत दबा दिया। जूके के नीचे लुबान पक्षी असहाय होकर आह भर रहा था। इसकी गति कम नहीं हुई, यह पूरी गति से दक्षिण की ओर उड़ता रहा। नानमिंग क्षेत्र विशाल और असीम था। ऊपर आसमान के अलावा केवल अंतहीन नीला सागर ही दिखाई दे रहा था। 10 दिनों से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद भी दृश्य अपरिवर्तित रहा। न केवल उन्होंने पशु पर्वत को नहीं देखा था, बल्कि उनका सामना किसी साधारण राक्षसी जानवर से भी नहीं हुआ था। इसके बजाय उन्होंने कभी कभी अजीब मछलियों के झुंड को पानी की सतह पर आते और खिलखिलाकर हंसते हुए देखा। इनमें से कुछ मछलियां तो जूके और उसके समूह की छाया का पीछा करते हुए पानी में उनके पीछे पीछे चल रही थीं। हालांकि ये मछलियां स्पष्ट रूप से राक्षसी जानवर नहीं थीं, वे केवल सहज ज्ञान पर निर्भर थीं क्योंकि उनकी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई थी। जियो हे, ये जानवर पर्वत वास्तव में कहां है? जूके ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिका लिया, वो उबा हुआ लग रहा था। वरिष्ठ भाई लुया ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, उन्होंने मुझे केवल दक्षिण की ओर बढ़ते रहने को कहा। मैंने वास्तव में उस पर विश्वास किया था। कितना निराशाजनक था। जैसे ही ली फैन जवाब देने वाला था, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। पीछे से खून की तेज गंध के साथ हत्या की एक लहर उनकी ओर बढ़ी। वह तुरंत मुड़ा और हमले का जवाब देने के लिए काली रोशनी बिखेरने लगा। हमलावर की ओर से आश्चर्य भरी आवाज आई। बूम! विस्फोट के बीच लुबान पक्षी ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने गुस्से से चीखते हुए जूके को बचाने के लिए अपने पंख फैला दिए। ली फैन हवा में उड़ गया और दूर से हमलावर को देखता रहा। यह 2 सिर वाला पक्षी था। उसके पंख पूरी तरह सफेद थे और उसका एक सिर बड़ी बड़ी आंखों वाला था। उसकी निगाहें जूके के समूह के बीच तेजी से घूम रही थीं। क्या यह हो सकता है कि आप भी 10,000 जानवरों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आए हों? विशालकाय पक्षी दाफेंग ने पास में खड़े मनमन पक्षी को नजरअंदाज कर दिया और मित्रतापूर्ण लहजे में पूछा, 10,000 जानवरों का सम्मेलन क्या है? मुझे कुछ पता नहीं। मुझे मेरे वरिष्ठ भाई लुया ने यह लकड़ी का बक्सा आप तक पहुंचाने का काम सौंपा था। जूके की आंखें इधर उधर घूम गईं जब उसने दाफेंग को घूरते हुए कहा। बोलते समय वह मासूम होने का नाटक कर रहा था। लुया, दाफेंग ने अपना सिर झुकाया, एक पल के लिए सोचा, मानो उसे उस नाम का कोई नाम याद ही ना आ रहा हो। कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कौन सा लकड़ी का बक्सा? मुझे देखने दो, उसने बेपरवाही से कहा। जरूर, जूके ने बेफिक्र और निरीह दिखते हुए एक सिंदूरी लकड़ी का बक्सा निकाला। बक्से से तुरंत ही एक प्राचीन और उजाड़ आभा निकली। यह है। दाफेंग का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा, लगभग अपना संतुलन खो बैठा और लगभग समुद्र में गिर गया। सफेद मनमन पक्षी भी पहले तो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन लकड़ी के बक्से को ध्यान से देखने के बाद उसने एक तेज चीख निकाली। उसके पंख खड़े हो गए, मानो वह बहुत उत्तेजित हो गया हो। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दाफेंग ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे हवा का एक झोंका उसे चुप करा गया। हे, तो यह उस व्यक्ति द्वारा भेजा गया था। जल्दी करो, छोटे, इसे दूर रख दो, अगर दूसरों की नजर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। बॉक्स की सामग्री के बारे में और पूछताछ किए बिना दाफेंग ने अजीब तरह से खांसी और जल्दी से जूके को सलाह दी। ठीक है, जूके ने आज्ञाकारी ढंग से लकड़ी का बक्सा वापस रख दिया। वरिष्ठ, हम नानमिंग बीस्ट पर्वत की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ता भटक गए हैं। क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? उसने आंखें झपकाई, सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा, थोड़ा शर्मिंदा सा लग रहा था। अहम जवान, क्या तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें निकलने से पहले निर्देश नहीं दिए थे? इसे नानमिंग बीस्ट माउंटेन नहीं कहा जाता, ये तो बहुत भद्दा लगता है। यह नानमिंग पवित्र बीस्ट माउंटेन है। दाफेंग ने उसे सख्ती से सुधारा। पवित्र पशु पर्वत के प्रति इतना अनादर दिखाने के लिए तुम भाग्यशाली हो कि तुम मुझसे मिले, एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति से। अगर तुम किसी ज्यादा हिंसक जानवर से टकरा गए तो तुम्हें वहीं पकड़ लिया जाएगा, तुम्हारा पेट चीर दिया जाएगा, तुम्हारा दिल खा लिया जाएगा और तुम्हारा कलेजा खा लिया जाएगा। दाफेंग ने उसे डराने की कोशिश करते हुए चेतावनी दी। जूके ने सिर झुकाकर एक पल के लिए उलझन में सोचा, लेकिन दादाजी सैन ने कहा था कि यहां पहुंचकर चिंता मत करना, घर जैसा महसूस करना। घर पर सब ऐसे ही बात करते हैं। दादाजी सैन, दाफेंग के शब्द गले में अटक गए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। कभी घमंडी रहे मनमन पक्षी ने भी अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। हे, जब तक तुम खुश हो बच्चे। अंत में दाफेंग केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कुछ और नहीं कह सका। समूह दक्षिण की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में जूके लगातार बातें करता रहा और दाफेंग से जानकारी मांगता रहा। वरिष्ठ, आपने जिस 10,000 पशु सम्मेलन का उल्लेख किया वह वास्तव में क्या है?
दाफेंग शुरू में जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन जूके की दृढ़ता के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अनिच्छा से उसने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ समय पहले भगवान सम्राट एक ने दुनिया को घोषणा की थी कि 10,000 जानवरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सभी पशु कुलों को भाग लेने के लिए नानमिंग पवित्र पशु पर्वत पर प्रतिनिधि भेजना होगा। कहा जाता है कि यह पशु कुलों के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है और सैकड़ों वर्षों में यह पहली बार है कि भगवान सम्राट प्रथम ने ऐसी सभा बुलाई है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि लॉर्ड एजियो ड्रैगन, लॉर्ड स्कारलेट नाइन हेड और लॉर्ड पर्पल हेडलेस जैसे आमतौर पर एकांतप्रिय प्राणी भी आ रहे हैं। पिछली बार जब हमने इतनी बड़ी सभा की थी, वह सम्राट सैन के सार्वजनिक मुकदमे के दौरान थी। दाफेंग बीच वाक्य में ही रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह तुरंत चुप हो गया। ली फैन और जूके ने एक दूसरे को देखा और तुरंत समझ गए। ऐसा प्रतीत होता था कि सम्राट सानमो जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति को भी मनुष्यों के साथ बहुत अधिक निकटता से व्यवहार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मनमन पक्षी और दाफेंग दोनों ही सम्राट सानमो का उल्लेख करने में इतने सतर्क थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि सम्राट सनमो के खिलाफ सार्वजनिक मुकदमा सफल नहीं हुआ था। अन्यथा जब जूके ने सम्राट सानमो के निशान वाले सीलबंद लकड़ी के बक्से को बाहर निकाला, तो दाफेंग और अन्य लोगों ने भय और सम्मान का ऐसा मिश्रण नहीं दिखाया होता। इस विषय से हटकर जूके ने दाफेंग को जानवर कुलों के बारे में सवाल पूछना जारी रखा। उन्होंने पूछा कि वे आमतौर पर कहाँ रहते हैं, मनुष्यों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, उनकी भविष्य की योजनाएं क्या है तथा पशुपालन संप्रदाय के बारे में उनके क्या विचार है। पहले की गलती के बाद दाफेंग अधिक सतर्क हो गया तथा जूके के साथ केवल तुच्छ और अप्रासंगिक जानकारी ही साझा करने लगा। इस प्रकार 10 दिन से अधिक समय बीत गया। अंततः प्रसिद्ध नानमिंग पवित्र पशु पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। दूर से नीले आकाश और समुद्र के संगम पर एक विशाल शंक्वाकार पर्वत हवा में उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। यह समुद्र के बीच में एक मृगतृष्णा की तरह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय स्थिति में खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर सफेद बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। बर्फ से ढके शिखर पर एक शानदार शहर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। ली फैन ने अपनी गहरी निगाहों से यह भी देखा कि नानमिंग पवित्र पशु पर्वत पूरे नानमिंग महासागर की सीमा को चिन्हित करता है। यह दृश्य शब्दों से परे था। विशाल अंतहीन समुद्र अचानक इस बिंदु पर रुक गया। इसके आगे एक अंधकार में खाई थी, मानो कोई काला शून्य हो। नानमिंग पवित्र पशु पर्वत प्रकाश और अंधकार, वास्तविकता और भ्रम के बीच की सीमा पर स्थित था, जो वास्तविक दुनिया को स्वप्नलोक से अलग करता था। दाफेंग ने जब जूके को इस शानदार दृश्य से अभिभूत देखा तो वह गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। कैसा लग रहा है, ऐसा अद्भुत नजारा पहले कभी नहीं देखा। पृथ्वी का तथाकथित छोर, विश्व की सीमा, समस्त जीवन का स्रोत, यह हमारा नानमिंग पवित्र पशु पर्वत है। दाफेंग ने भावुक होकर आह भरी। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले जानवर यहीं उत्पन्न हुए थे और फिर पूरी दुनिया में फैल गए। यह सभी जानवरों के लिए एक पवित्र स्थान है, इसे अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने भेजा हो, आपकी मानवीय पहचान नहीं बदली जा सकती, आपको इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। हे दाफेंग सही कह रहा है। तुम भी, छोटी काली चिड़िया, एक जानवर होते हुए भी इंसानों द्वारा पालतू बना दी गई हो और एक साथी आत्मा जानवर की तरह काम करती हो। तुम भी पवित्र पशु पर्वत में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो। पहले शांत मनमन पक्षी अचानक चौंक गया और मजाक करने लगा। एक अजीब चीख के साथ उसने अपने पंख फड़फड़ाए और दूर पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गया और जूके को पीछे छोड़ दिया। जूके को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने अपने गले में लटके जेड टोकन को लहराया। कोई चिंता नहीं, मेरे जाने से पहले वरिष्ठ भाई लुया ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कोई परेशानी आती है तो बस उन्हें ये टोकन दिखा देना। वरिष्ठ भाई लुया मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। जियाओ किंग, चलो चलें। दाफेंग उसे आगे की सलाह देने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उससे भी अधिक जब उसने सम्राट सानमो की आभा को महसूस किया था, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से जेड टोकन की एक झलक देखी थी, जिस पर एक प्रतीक था जिसे केवल जानवर ही पहचान सकते थे, अक्षर 1। दाफेंग को अंततः याद आया कि उसने लुया का नाम पहले कहां सुना था। यह एक दशक से भी अधिक समय पहले की बात है, जब एक अकेला मानव पवित्र पशु पर्वत में प्रवेश कर गया था और फिर बिना किसी चोट के बाहर निकल गया था। क्या यह हो सकता है कि आप भी 10,000 जानवरों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आए हों? विशालकाय पक्षी, दाफेंग ने पास में खड़े मनमन पक्षी को नजरअंदाज कर दिया और मित्रतापूर्ण लहजे में पूछा। 10,000 जानवरों का सम्मेलन क्या है? मुझे कुछ पता नहीं। मुझे मेरे वरिष्ठ भाई लुया ने यह लकड़ी का बक्सा आप तक पहुंचाने का काम सौंपा था। जूके की आंखें इधर उधर घूम गईं जब उसने दाफेंग को घूरते हुए कहा। बोलते समय वह मासूम होने का नाटक कर रहा था। लुया, दाफेंग ने अपना सिर झुकाया, एक पल के लिए सोचा, मानो उसे उस नाम का कोई नाम याद ही ना आ रहा हो। कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कौन सा लकड़ी का बक्सा? मुझे देखने दो, उसने बेपरवाही से कहा। जरूर, जूके ने बेफिक्र और निरीह दिखते हुए एक सिंदूरी लकड़ी का बक्सा निकाला। बक्से से तुरंत ही एक प्राचीन और उजाड़ आभा निकली। यह है। दाफेंग का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा, लगभग अपना संतुलन खो बैठा और लगभग समुद्र में गिर गया। सफेद मनमन पक्षी भी पहले तो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन लकड़ी के बक्से को ध्यान से देखने के बाद उसने एक तेज चीख निकाली। उसके पंख खड़े हो गए, मानो वह बहुत उत्तेजित हो गया हो। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दाफेंग ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे हवा का एक झोंका उसे चुप करा गया। हे, तो यह उस व्यक्ति द्वारा भेजा गया था। जल्दी करो, छोटे, इसे दूर रख दो, अगर दूसरों की नजर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। बॉक्स की सामग्री के बारे में और पूछताछ किए बिना दाफेंग ने अजीब तरह से खांसी और जल्दी से जूके को सलाह दी। ठीक है, जूके ने आज्ञाकारी ढंग से लकड़ी का बक्सा वापस रख दिया। वरिष्ठ, हम नानमिंग बीस्ट पर्वत की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ता भटक गए हैं। क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? उसने आंखें झपकाई, सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा, थोड़ा शर्मिंदा सा लग रहा था। अहम जवान, क्या तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें निकलने से पहले निर्देश नहीं दिए थे? इसे नानमिंग बीस्ट माउंटेन नहीं कहा जाता, ये तो बहुत भद्दा लगता है। यह नानमिंग पवित्र बीस्ट माउंटेन है। दाफेंग ने उसे सख्ती से सुधारा। पवित्र पशु पर्वत के प्रति इतना अनादर दिखाने के लिए तुम भाग्यशाली हो कि तुम मुझसे मिले, एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति से। अगर तुम किसी ज्यादा हिंसक जानवर से टकरा गए तो तुम्हें वहीं पकड़ लिया जाएगा, तुम्हारा पेट चीर दिया जाएगा, तुम्हारा दिल खा लिया जाएगा और तुम्हारा कलेजा खा लिया जाएगा। दाफेंग ने उसे डराने की कोशिश करते हुए चेतावनी दी। जूके ने सिर झुकाकर एक पल के लिए उलझन में सोचा, लेकिन दादाजी सैन ने कहा था कि यहां पहुंचकर चिंता मत करना, घर जैसा महसूस करना। घर पर सब ऐसे ही बात करते हैं। दादाजी सैन, दाफेंग के शब्द गले में अटक गए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। कभी घमंडी रहे मनमन पक्षी ने भी अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। हे, जब तक तुम खुश हो बच्चे। अंत में दाफेंग केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कुछ और नहीं कह सका। समूह दक्षिण की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में जूके लगातार बातें करता रहा और दाफेंग से जानकारी मांगता रहा। वरिष्ठ, आपने जिस 10,000 पशु सम्मेलन का उल्लेख किया वह वास्तव में क्या है? दाफेंग शुरू में जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन जूके की दृढ़ता के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अनिच्छा से उसने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ समय पहले भगवान सम्राट एक ने दुनिया को घोषणा की थी कि 10,000 जानवरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सभी पशु कुलों को भाग लेने के लिए नानमिंग पवित्र पशु पर्वत पर प्रतिनिधि भेजना होगा। कहा जाता है कि यह पशु कुलों के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है और सैकड़ों वर्षों में यह पहली बार है कि भगवान सम्राट प्रथम ने ऐसी सभा बुलाई है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि लॉर्ड एजियो ड्रैगन, लॉर्ड स्कारलेट नाइन हेड और लॉर्ड पर्पल हेडलेस जैसे आमतौर पर एकांतप्रिय प्राणी भी आ रहे हैं। पिछली बार जब हमने इतनी बड़ी सभा की थी, वह सम्राट सैन के सार्वजनिक मुकदमे के दौरान थी।
दाफेंग बीच वाक्य में ही रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह तुरंत चुप हो गया। ली फैन और जूके ने एक दूसरे को देखा और तुरंत समझ गए। ऐसा प्रतीत होता था कि सम्राट सानमो जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति को भी मनुष्यों के साथ बहुत अधिक निकटता से व्यवहार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मनमन पक्षी और दाफेंग दोनों ही सम्राट सानमो का उल्लेख करने में इतने सतर्क थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि सम्राट सानमो के खिलाफ सार्वजनिक मुकदमा सफल नहीं हुआ था। अन्यथा जब जूके ने सम्राट सानमो के निशान वाले सीलबंद लकड़ी के बक्से को बाहर निकाला तो दाफेंग और अन्य लोगों ने भय और सम्मान का ऐसा मिश्रण नहीं दिखाया होता। इस विषय से हटकर जूके ने दाफेंग को जानवर कुलों के बारे में सवाल पूछना जारी रखा। उन्होंने पूछा कि वे आमतौर पर कहां रहते हैं, मनुष्यों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, उनकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं तथा पशुपालन संप्रदाय के बारे में उनके क्या विचार हैं। पहले की गलती के बाद दाफेंग अधिक सतर्क हो गया तथा जूके के साथ केवल तुच्छ और अप्रासंगिक जानकारी ही साझा करने लगा। इस प्रकार 10 दिन से अधिक समय बीत गया। अंततः प्रसिद्ध नानमिंग पवित्र पशु पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। दूर से नीले आकाश और समुद्र के संगम पर एक विशाल शंक्वाकार पर्वत हवा में उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। यह समुद्र के बीच में एक मृगतृष्णा की तरह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय स्थिति में खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर सफेद बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। बर्फ से ढके शिखर पर एक शानदार शहर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। ली फैन ने अपनी गहरी निगाहों से यह भी देखा कि नानमिंग पवित्र पशु पर्वत पूरे नानमिंग महासागर की सीमा को चिन्हित करता है। यह दृश्य शब्दों से परे था। विशाल अंतहीन समुद्र अचानक इस बिंदु पर रुक गया। इसके आगे एक अंधकार में खाई थी, मानो कोई काला शून्य हो। नानमिंग पवित्र पशु पर्वत प्रकाश और अंधकार, वास्तविकता और भ्रम के बीच की सीमा पर स्थित था, जो वास्तविक दुनिया को स्वप्नलोक से अलग करता था। दाफेंग ने जब जूके को इस शानदार दृश्य से अभिभूत देखा तो वह गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। कैसा लग रहा है, ऐसा अद्भुत नजारा पहले कभी नहीं देखा। पृथ्वी का तथाकथित छोर, विश्व की सीमा, समस्त जीवन का स्रोत, ये हमारा नानमिंग पवित्र पशु पर्वत है। दाफेंग ने भावुक होकर आह भरी। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले जानवर यहीं उत्पन्न हुए थे और फिर पूरी दुनिया में फैल गए। ये सभी जानवरों के लिए एक पवित्र स्थान है, इसे अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने भेजा हो, आपकी मानवीय पहचान नहीं बदली जा सकती, आपको इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। हे दाफेंग सही कह रहा है। तुम भी, छोटी काली चिड़िया, एक जानवर होते हुए भी इंसानों द्वारा पालतू बना दी गई हो और एक साथी आत्मा जानवर की तरह काम करती हो। तुम भी पवित्र पशु पर्वत में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो। पहले शांत मनमन पक्षी अचानक चौंक गया और मजाक करने लगा। एक अजीब चीख के साथ उसने अपने पंख फड़फड़ाए और दूर पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गया और जूके को पीछे छोड़ दिया। जूके को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने अपने गले में लटके Z टोकन को लहराया। कोई चिंता नहीं, मेरे जाने से पहले वरिष्ठ भाई लुया ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कोई परेशानी आती है तो बस उन्हें ये टोकन दिखा देना। वरिष्ठ भाई लुया मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। जियाओ किंग, चलो चलें। दाफेंग उसे आगे की सलाह देने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उससे भी अधिक जब उसने सम्राट सानमो की आभा को महसूस किया था, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से Z टोकन की एक झलक देखी थी, जिस पर एक प्रतीक था जिसे केवल जानवर ही पहचान सकते थे, अक्षर 1। दाफेंग को अंततः याद आया कि उसने लुया का नाम पहले कहां सुना था। यह एक दशक से भी अधिक समय पहले की बात है, जब एक अकेला मानव पवित्र पशु पर्वत में प्रवेश कर गया था और फिर बिना किसी चोट के बाहर निकल गया था। इस घटना ने उस समय काफी हलचल मचा दी थी तथा जानवरों की पूरी दुनिया में भारी हंगामा मच गया था। कोई भी जानवर यह विश्वास नहीं करना चाहता था कि पवित्र पशु पर्वत के भीतर कोई मनुष्य स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकता है। लेकिन तथ्य को नकारा नहीं जा सकता था। लुया नामक इस साधक ने न केवल पवित्र पर्वत पर कदम रखा, बल्कि तियानबू जनजाति के एक कनिष्ठ साधक को भी अपने साथ ले गया, जिसका रक्त सबसे शुद्ध था। जानवरों के लिए यह स्वीकार करना और भी कठिन हो गया था कि उस समय लुया नवजात आत्मा स्तर के प्रारंभिक चरण में ही थी। इससे पूरी स्थिति और भी अधिक बेतुकी हो गई। शुरुआती नवजात आत्मा अवस्था की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर वह नवजात आत्मा पूर्णता अवस्था में भी होता तो क्या होता। पवित्र पशु पर्वत पर कोई भी व्यस्त जानवर उसे पंजे के एक झटके से आसानी से कुचल सकता था। वे एक मानव साधक से ऐसा अहंकार कैसे स्वीकार कर सकते थे। हालांकि बाद में ऐसी अफवाहें फैली कि लुया सम्राट वन की मौन स्वीकृति के कारण नानमिंग पवित्र पशु पर्वत में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम थी, फिर भी यह पशु कबीले को पसंद नहीं आया। संपूर्ण पशु जाति के नामात्र के शासक के रूप में सम्राट वन का दर्जा अत्यंत सम्माननीय था। शुद्ध वंश और असाधारण प्रतिभा वाले कई युवा पशु उसकी नजर में भी नहीं आ पाते थे। इस साधारण मानव साधक को क्या अधिकार था। इस घटना से उत्पन्न लहरों को धीरे धीरे शांत होने में एक दशक से अधिक समय लगा और लुया नाम कई जानवरों की यादों में अंकित हो गया। यद्यपि दाफेंग पक्षी अपनी विस्मृति के लिए जाना चाहता था, लेकिन जब लुया नाम और सम्राट वन का Z टोकन एक साथ दिखाई दिया तो उसे तुरंत उस समय की घटनाएं याद आ गईं। ऐसा लगता है कि अफवाहें वास्तव में सच थीं। लुया का वास्तव में सम्राट वन के साथ घनिष्ठ संबंध था। दाफेंग पक्षी ने एक अजीब सी हंसी निकाली, अपने पंख फड़फड़ाए और शूके का पीछा करते हुए पवित्र पर्वत की ओर उड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि नानमिंग पवित्र पशु पर्वत में किसी प्रकार की विशेष ऊर्जा समाहित थी, जिससे पशुओं को बहुत लाभ होता था। जैसे जैसे वे इसके करीब आते गए, ली फैन उतना ही अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर कोई चीज खुशी से हिल रही हो, उसका खून खौल रहा हो और उसे असीम ऊर्जा से भर रही हो। यहाँ तक कि जूके के नीचे स्थित एजो लुवान पक्षी को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उसने जोर से खुशी से चीख मारी और उसकी गति क्षण भर में ही बढ़ गई। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। जूके का समूह पवित्र जानवर पर्वत की सीमा में प्रवेश कर चुका था, लेकिन तभी लिटिल किंग अचानक हवा में अकड़कर गतिहीन हो गया। उसी समय ली फैन को अपने दिल में खतरे की एक घातक भावना महसूस हुई। फिर भी जूके खतरे से पूरी तरह अनजान लग रहा था, फिर भी उत्साह से चिल्ला रहा था, जियो हे, देखो, यह क्या है। ली फैन का शरीर मानो पत्थर सा हो गया था, हिलने डुलने में असमर्थ। वह बस अपनी आंखें घुमाकर शूके की निगाहों का अनुसरण कर पा रहा था। उसने देखा कि पवित्र पशु पर्वत के चारों ओर एक विशाल सांप लिपटा हुआ था। इसका शरीर आग की तरह लाल, अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और राक्षसी था। लाल सांप का शरीर बहुत बड़ा था और जो कुछ वे देख पा रहे थे वह उसके अंतहीन आकार का केवल एक हिस्सा था, जिसका अधिकांश भाग नानमिंग सागर के नीले पानी के नीचे छिपा हुआ था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखने वाले सभी लोगों में भय उत्पन्न हो गया। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि नानमिंग पवित्र जानवर पर्वत में प्रवेश करने से पहले किसी ने भी इसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवा से प्रकट हो गया हो। लाल सांप की एकमात्र आंख अब ठंडी निगाहों से एजो लुवान पक्षी और उस पर सवार मानव यात्रियों को घूर रही थी। अत्यधिक दबाव के कारण ली फैन को सहज रूप से अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। फिर भी जूके पूरी तरह से अविचलित रहा और लाल सांप को निर्भीकता से घूरता रहा। एक तनावपूर्ण गतिरोध के बाद जूके के हाथ में Z टोकन से एक हल्की चमक निकली। लाल सांप की आंख थोड़ी सी हिली और फिर धीरे धीरे बंद हो गई। एक क्षण में एजो लुवान पक्षी ने अपनी गतिशीलता पुनः प्राप्त कर ली। ली फैन ने महसूस किया कि उसके शरीर पर दबाव अचानक से कम हो गया और उसने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो पहाड़ से भी बड़ा विशाल लाल सांप गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भयावह क्षण एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं था। हालांकि ली फैन को पता था कि एक आंख वाला लाल सांप अभी भी पवित्र जानवर पर्वत के चारों ओर कुंडली मारे बैठा था। वे अब इसे और नहीं देख सकते थे। यदि सम्राट वन Z टोकन न होता तो यहाँ तक कि ताओ एकीकरण चरण का एक साधक भी मर चुका होता या अपंग हो जाता, ली फैन ने सदमे में सोचा। हालांकि जो कि बेफिक्र और बेखबर रहा और उसने अजूर लुवान पक्षी को पहाड़ पर उतरने के लिए आग्रह किया।
वाह, यहाँ बहुत आरामदायक महसूस हो रहा है। जोके ने उतरते हुए गहरी सांस लेते हुए और वातावरण का आनंद लेते हुए कहा। यह सर्वविदित था कि पवित्र पशु पर्वत पर रहने से पशुओं को कुछ रहस्यमय लाभ प्राप्त होते थे। इस बार उसने लिटिल किंग को दूर रखने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसे छोटा करके ली फैन के बगल में बैठने दिया। ली फैन ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए भविष्य में हजारों वर्षों से मौजूद एजो सेंट मास्टर का एक दृश्य उसके दिमाग में कौंध गया। वह मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। नन्ही किंग स्वर्गीय भागी के रहस्य में पक्षी ली फैन से थोड़ी डरी हुई लग रही थी। कभी कभी वो उसकी तरफ घबराई हुई नजर से देखती, उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। उसने सहज रूप से दूरी बनाए रखी और ज्यादा करीब आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ज़ूके ने कुछ पल के लिए अपने ऊपर बैठे दो पक्षियों को नजरअंदाज कर दिया। वह पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भव्य शहर की ओर बढ़ गया। रास्ते में उन्हें कई अजीब और विचित्र जानवरों का सामना करना पड़ा। वहां घोड़े के शरीर वाले, पक्षी के पंख वाले प्राणी थे, मानव चेहरे वाले, सांप की पूंछ वाले प्राणी थे, कुछ बाघ जैसे दिखते थे जिनकी चीखें कुत्ते जैसी थीं, अन्य 3 सिर और 6 पूंछ वाले काले कौवे जैसे थे, और कुछ सफेद पूंछ, घोड़े के पैर, मानव हाथ और 4 सींग वाले हिरण जैसे थे। कुछ जानवर तो पौधे या पेड़ भी थे जो चेतना प्राप्त कर चुके थे तथा दिव्य और अलौकिक आभा बिखेर रहे थे। लेकिन चाहे ये जानवर कितने भी भयंकर या दुष्ट क्यों न दिखाई देते हों, वे सभी पहाड़ी रास्ते पर सावधानीपूर्वक और सम्मानपूर्वक चलते थे और अनुशासन से बाहर जाने का साहस नहीं करते थे। इस प्रकार जोके की लापरवाह दौड़ सामने आई। कुछ जानवर उसे मारने की नीयत से देख रहे थे। वे इस लापरवाह बदमाश को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन अपने ऊपर सम्राट वन की आभा को महसूस करते हुए उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। इसलिए शूके ने दौड़ना जारी रखा और अंततः पहाड़ की चोटी पर स्थित भव्य शहर के आधार पर पहुंच गया। पवित्र पर्वत की चोटी पर बसा यह शहर किसी अज्ञात पदार्थ से बना था। इसका पूरा शरीर शुद्ध श्वेत था, जो सूर्य के प्रकाश में एक पवित्र और भव्य उपस्थिति का आभास देता था। श्वेत नगर के बाहर मूलतः एक ऊंची दीवार थी जिसमें कोई द्वार नहीं था, लेकिन जैसे ही समूह निकट पहुंचा, दीवार पर अचानक एक चेहरा दिखाई दिया। चेहरे ने अपना मुंह खोला जिससे एक काला सा मार्ग दिखाई दिया। जो कि वहीं रुक गया। उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और अंदर झांका, लेकिन कुछ भी नहीं देख सका। जब वह अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था, तभी एक अजीब जानवर उपहासपूर्ण भाव के साथ वहां से गुजरा और गलियारे में प्रवेश कर गया। जो ने मुंह बनाया, लेकिन जल्दी से साहस जुटाया और जानवर का पीछा करते हुए पवित्र पर्वत के सफेद शहर में पहुंच गया। प्रकाश लुप्त हो गया, फिर प्रकट हो गया। मेरे पीछे आओ। ली फैन के कान में अचानक एक नर्म, बचकानी आवाज गूंजी। उसके आगे एक छोटा बच्चा खड़ा था, लगभग 5-6 साल का, जिसका चेहरा इतना प्यारा और नाजुक था कि उसका लिंग पहचानना नामुमकिन था। बच्चा कमर पर हाथ रखे खड़ा था और शूके को संबोधित कर रहा था।